नमस्कार। मैं स्मृति रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक 2021 में। आज इस वेबिनार के माध्यम से हम न केवल इस विशेष अवसर को अंकित करेंगे बल्कि ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इन्वेस्टमेंट या निवेश पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक एक सप्ताह तक चलने वाला वैश्विक अभियान है। इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन यानी IOSCO द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2021 में IOSCO वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक अभियान के प्रमुख संदेश दो विषयों पर आधारित हैं: स्थायी वित्त और धोखाधड़ी और घोटालों की रोकथाम। इस सप्ताह के तहत 6 महाद्वीपों पर IOSCO सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स और अन्य IOSCO सदस्य कई तरह की गतिविधियां प्रदान करेंगे, जैसे निवेशक केंद्रित संचार और सेवाएं शुरू करना, निवेशक शिक्षा पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना और स्थानीय और राष्ट्रीय अभियान आयोजित करना। अब अगर बात IOSCO की करें तो ये सिक्योरिटीज रेगुलेटर के लिए अग्रणीय अंतरराष्ट्रीय नीति मंच है और सिक्योरिटीज रेगुलेटर के लिए वैश्विक मानक सेटर के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ये संगठन दुनिया के लगभग 130 जुरिस्डिक्शन में 95% से अधिक सिक्योरिटीज बाजारों को नियंत्रित करता है और इसका विस्तार अभी भी जारी है। वापस एक बार फिर इस वेबिनार पर केंद्रित होते हुए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण के साझा प्रयासों से आज हम इस वेबिनार को मुमकिन कर पाए हैं। आज और कल हम इस वेबिनार के तहत अलग अलग शहरों में लोगों से जुड़ेंगे और एक नेशनल मिशन के तहत उनमें इन्वेस्टमेंट को लेकर बेहतर समझ डेवलप करने का प्रयास करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हम व्यक्तिगत रूप से आपके बीच नहीं आ सकते, इसलिए आदित्य बिरला सन लाइफ और दैनिक जागरण एक ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता के साथ यहाँ है जो इस वेबिनार के माध्यम से सभी दर्शकों को लाभान्वित करेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की इस पहल में हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो होंगे: एक बेहतर इन्वेस्टर कैसे बने, जालसाजों से कैसे बचें, स्थायी इन्वेस्टमेंट को समझें, इन्वेस्टमेंट को बेसिक से जानें और निवेश में सावधानी पर ध्यान दें। वर्तमान और भविष्य में खुद को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए निवेश हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि आप कितना बचत और निवेश कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आपको बचत और निवेश करने की आदत हो। नए निवेशकों के लिए शेयर बाजार जोखिम भरा है, ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेश के लिए कितना सही विकल्प है, इस पर भी आज हम इस वेबिनार के जरिए बात करेंगे। लेकिन ये निवेश करना क्यों चाहिए, इस सवाल का जवाब उतना ही जरूरी है जितना कि धन अर्जित करना। निवेश वर्तमान और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये आपको अपनी संपत्ति बढ़ाने के साथ ही इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स उत्पन्न करने की अनुमति देता है। आपको कंपाउंडिंग की शक्ति से भी लाभ होता है। इसके अलावा निवेश में आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता होती है, जैसे कि एक घर खरीदना, सेवानिवृत्ति कोष जमा करना और एक आपातकालीन निधि का निर्माण करना। निवेश करने से वित्तीय अनुशासन की भावना पैदा होती है, क्योंकि आप अपने निवेश के लिए हर महीने या हर साल एक विशेष राशि अलग रखने की आदत विकसित करते हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग भी एक अहम भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा निवेश है जहां आप इस तरह से निवेश करते हैं जिससे पर्यावरण या समाज को लाभ हो। ये स्वयं और समाज की बेहतरी के लिए और अच्छे उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए बेहतर है। ये तो हुई छोटी सी बात निवेश को लेकर के, इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, समझेंगे ये पूरी क्रिया होती क्या है। एक नेशनल मिशन की तरह निवेश साक्षरता पर केंद्रित हमारा ये वेबिनार कई पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करेगा। 90 मिनट के इस वेबिनार में हमारे साथ बेहतरीन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे जो हमें इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां देंगे और ऑडियंस में आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों से Q&A सेशन में पूछें, जो कि पैनल डिस्कशन के अंत में होगा। और आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे मुख्य वक्ताओं से। सबसे पहले अभिषेक सिंघल जी,
Business Head, Passives and Alternate Strategy, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड इंडिया, ये आज के हमारे वेबिनार के कीनोट स्पीकर हैं. Abhishek heads the passives business for Aditya Birla Sun Life AMC and is responsible for setting up the foundation and the strategic roadmap for the company in this area. As a part of alternatives business vertical of the Aditya Birla Sun Life AMC Limited, he also drives the products and strategy initiatives for the AMC. In his previous role as head products, he was instrumental in creating and providing a strong platform of high quality product solutions and communication for the investors and distribution partners, as well as delivery of these solutions through the various centers of Aditya Birla Sun Life AMC Limited across geographies. Abhishek ji, आपका बहुत-बहुत स्वागत. धन्यवाद स्मृति जी. नमस्कार. आप लोगों से रूबरू होने का अच्छा मौका मिला है मेरे को. कोशिश करूंगा कि आज हम सबको थोड़ा फायदा हो सके. मेरे को भी काफी कुछ जानने को मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है. बहुत अच्छी बात. और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दूसरे वक्ता मिस्टर देवल द्विवेदी, investment advisory and wealth management expert from Aligarh. Mr. Deval Dwivedi started his career in the year 2005 at India Bulls, a leading broking firm. Later, he moved on to work for Religare, various middle and senior management roles in sales, distribution, business development, channel management, and marketing. In the year 2016, he started his own mutual fund distribution setup. He is currently a managing corpus of approximately 60 crore of more than 800 clients cumulatively. He has valuable experience of 16 years in broking, investment advisory and wealth management industry. आपका भी बहुत-बहुत स्वागत. और हमारे साथ है मिस्टर ब्रिजेश गिरी, रीजनल हेड यूपी एंड उत्तराखंड, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड. और हमारे साथ हैं मिस्टर ललित शर्मा जी, जोनल मैनेजर इन्वेस्टर एजुकेशन नॉर्थ, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड इंडिया. आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करते हुए ये कहना चाहूंगी कि हम आपकी उपस्थिति के लिए आभारी हैं. हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस में जो लोग इस वेबिनार में हिस्सा ले रहे हैं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट एक बार फिर करूंगी कि चैट बॉक्स को यूज करके इस वेबिनार से जुड़े अपने सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. तो चलिए अब इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मिस्टर ललित शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 का कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए प्रेजेंटेशन रखें और सभी वक्ताओं के साथ एक पैनल डिस्कशन के लिए चर्चा खोलें. बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी. और एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा हमारे आज के मेहमानों का, अभिषेक जी, जो कि स्टॉलवर्ड हैं हमारे इंडस्ट्री के और हमारे गाइड भी हैं. हमें इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है. तो आज सौभाग्य है हमारा आज इनके साथ मंच को शेयर करने का. स्वागत है देवल द्विवेदी जी का, जो कि इन्वेस्टर वॉइस हैं आज के हमारे प्लेटफॉर्म में, जो कि एक्चुअल में इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो आज द्विवेदी जी से भी जानेंगे कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में हम क्या एडवाइस दे सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को. और ब्रिजेश जी, माय फ्रेंड, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी. तो वंस अगेन वेलकम ब्रिजेश. तो आज का जैसे कि विषय बताया स्मृति जी ने, तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट वीक जो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से हम लोग वेट नहीं करते ऐसे इंटरनेशनल सेलिब्रेशन का, बट हाँ ये एक हमारी कोशिश जरूर है कि हम इंटरनेशनल ड्राइव्स का पार्ट बन सके. लेकिन हमारी ओर से अगर हम बात करें इंडस्ट्री की बात, जहाँ पे हम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो हम प्राउडली हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे सबसे टॉप नंबर पर एएमसी हमारी एएमसी है. हमने पिछले 2 महीने पहले ही हमने 10,000 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम सेलिब्रेट किए एंड मोर देन 10 लाख इन्वेस्टर्स को हमने डायरेक्टली रूबरू होकर कोशिश की कि हम उनको कुछ बता सके इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बता सके. और उसी ड्राइव में हमारा एक और पहल है, जहाँ पे हम लोग कुछ एक ऐसे विषय जो कि हमने आज तक बात नहीं किया, उन विषयों के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसके लिए कि हमारे आज जो विशेषज्ञ हैं वो भी उनके बारे में बात करेंगे. सबसे बड़ा जो आज का जो मुद्दा रहेगा जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, वो सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के बारे में है, जो कि जिसके लिए पूरी दुनिया जागरूक हो रही है. और ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी जागरूक हों इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये क्या है. उसी के लिए आज हमारे विशेषज्ञ जो हैं आज के,
उसके ऊपर वो काफी प्रकाश डालेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जस्ट टू कीप द कॉन्टेक्स्ट सेट राइट। तो स्मार्ट इन्वेस्टर हमारा आज का पहला मुद्दा जो हमने रखा था कि स्मार्ट इन्वेस्टर का मतलब क्या। आप लोगों को जब इनवाइट आया होगा या आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आपको बताया गया होगा कि हम बताना चाहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर की एक फुल फॉर्म आपके सामने है, जो कि स्टार्ट होती है सस्टेनेबल इन्वेस्टर से। आज के बाद से, आज जब जो लोग भी आज के बाद इस प्रोग्राम को देखेंगे और बाद में जानेंगे, तो उनको पता रहेगा कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। मैनेजिंग वोलेटिलिटी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर चुका है उसके बाद उसको वोलेटिलिटी का पता चलता है कि वोलेटिलिटी है क्या, फ्लक्चुएशन है क्या, और कैसे वो इम्पैक्ट करता है एक इन्वेस्टर के बिहेवियर को। एसेट एलोकेशन एक तरीका है इस वोलेटिलिटी को मैनेज करने का, उसके बारे में आज बात करेंगे। और रिस्क वर्सेस रिटर्न, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। तो हम जो बात करते हैं कि नो पेन नो गेन, वो बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो रिस्क जो है वो फ्री में मिलता है। तो उसको भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि रिस्क को मिटिगेट या मैनेज कैसे करें। टाइम इन दी मार्केट वर्सेस टाइमिंग इन दी मार्केट, हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो मेरे भी फ्रेंड्स हैं और काफी जिन लोगों से मेरी बात होती है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर कोई चाहता है कि वो मास्टरी कर ले और इस चीज को मैनेज कर ले। लेकिन पिछले 1.5 साल में इस मार्केट ने इस तरीके से दिखा दिया, लोगों को लेसन दे दिया कि टाइमिंग इन द मार्केट और टाइम इन द मार्केट का मतलब क्या है। आप चाहकर भी जितना मर्जी आपको नॉलेज हो, आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के हमारे पैनल डिस्कशन में। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली होता क्या है कि जैसे सभ्यता चालू हुई, लोगों ने काम करना शुरू किया, खेती बाड़ी से लोग इंडस्ट्रियल काम करने लगे और ग्रोथ होने लगी, लोग पैसा कमाने लगे। लेकिन धीरे धीरे इस पूरी रेस में वो ये भूल गए कि वो कुछ ना कुछ खो रहे हैं। और वो क्या खो रहे हैं? वो ये खो रहे हैं इन्वायरमेंट को, हमारे को खो रहे हैं। हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, सोशल जो एक गैप होता है लोगों के बीच में ज्यादा बढ़ना चला हो गया। और प्रॉफिट, मुनाफा कमाने की इस रेस में कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उन लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे काम शुरू कर दिए जो कि मानवता के लिए ठीक नहीं थे। तो इसलिए ये एक ESG एक ऐसा एक मोटिव आया कि यस, पैसा कमाना अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हम जिस प्रकृति में रहते हैं उसको भी मेंटेन करना है। हम जो लोगों के लिए काम करते हैं लोगों की वेलबींग भी हमारा ही दायित्व है। और जो कंपनी जिनको ग्रो करनी है आगे चल के, वही कंपनी ग्रो कर पाए जो अच्छे से गवर्नेंस करें। तो ये एक जिसे कहते हैं विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाएंगे उन लोगों के लिए भी एक अच्छा है कि ऐसी कंपनीज जो इन तीनों चीजों का विशेषकर ध्यान रखें, ताकि कंपनीज भी मजबूर हो, खाली मुनाफे की तरफ उनका ध्यान ना रहे, वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, वो सोशल इक्वालिटी का भी ध्यान रखें, और वो अच्छे से कंपनी को चलाने का भी ध्यान रखें। ताकि, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी चलती किनसे है? इन्वेस्टर्स से। तो अगर इन्वेस्टर्स ही जागरूक हो जाएगा कि हमें इस तरीके की कंपनीज पे चलाना लगाने हैं पैसे। यस, अभी तक हम क्या देखते थे, पी क्या है, प्रॉफिटेबल क्या है, नेट सेल्स क्या है, आगे वाले प्रोजेक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम देखते रहे। तो वो कुछ नहीं है, वो एक रैट रेस का ही हिस्सा था। अब आगे चल के समय बदलेगा और बदल रहा है धीरे धीरे। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो हम पाएंगे कि बहुत, और इसके ऊपर काफी चर्चाएं होती भी हैं और काफी इन्वेस्टमेंट तरीके भी लोगों ने शुरू कर दिए और बहुत सारी कंपनीज ने भी ग्रीन नॉर्म्स शुरू कर दिए हैं। हमारी कंट्री में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, हमारे आज के विशेषज्ञ इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इन्वायरमेंटल और या ESG है क्या चीज। तो अगर मैं थोड़ा सा डीप डाइव इस पे करूँ, आपको बताऊं कि इन्वायरमेंट में ये ध्यान दिया जाता है कि जो कंपनीज क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखते हैं, रिसोर्स डिप्लीशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, इस तरीके की चीजों में ना नुकसान करें इन्वायरमेंट का, या सोशल का भी मैनेज करें कि लोगों के ह्यूमन राइट्स का वो हनन ना करें, मॉडर्न स्लेवरी ना करें, चाइल्ड लेबर ना करें, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहनी चाहिए उनकी, एम्प्लॉय रिलेशंस, भले ही वो जितनी मर्जी प्रॉफिटेबल या जितना मर्जी यूनिक प्रोडक्ट बनाती हो, अल्टीमेटली ह्यूमन वैल्यूज को उनके दिमाग में होनी चाहिए। कंपनीज किस तरीके से चलाई जा रही हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, कि वो शॉर्टकट मेथड्स तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ब्राइबरिंग तो नहीं करते हैं सिस्टम में, या बोर्ड में डाइवर्सिटी है कि नहीं, या कुछ है कि लोगों के पास ही कुछ कंट्रोल है। ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं कंपनीज को आगे मेंटेन करने के लिए। तो एक तरीके से हम बात करें कि रिस्क को मिटिगेट करना, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं। अगर आप बहुत सारी कंपनीज देखेंगे, बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे, तो बहुत
प्रोटेस्ट के कारण इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट या जो भी किसी या सोशल किसी क्राइम की वजह से या कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी ब्रीच की वजह से कंपनीज बंद होती हैं, उनके नुकसान होते हैं, या उसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? इन्वेस्टर्स को। अगर यही लीवर्स को अगर चेक करना शुरू कर दिया जाए डे 1 से, तो बट ऑफ कोर्स आप लोगों का एक रिस्क मिटिगेशन होता है। खाली सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी या एंड प्रोडक्ट या सिर्फ ये देखना है कि मेरे को फायदा हो रहा है, उससे काम नहीं होगा। हमें सोसाइटी को वापस भी देना पड़ेगा जिससे हमें प्राप्त किया है। तो ESG के बारे में ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आने वाले समय में सबको ये चीज अपनानी है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, सिर्फ किसी एक की नहीं है, सभी को बिलोंग करती है और आने वाली जनरेशन को ज्यादा बिलोंग करती है। बाकी रही बात स्मार्ट इन्वेस्टर की, अनदर चीज कि हम वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन को कैसे देखते हैं। इन्फ्लेशन की जब भी हम बात करते हैं, महंगाई 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 हम बहुत बात करते हैं, और WPI नंबर, CPI नंबर, RBI कुछ आपको नंबर्स दिखाता है, कुछ आपके जो भी आपके जानकार लोग हैं, टीवी या कोई भी जो भी आपके सोर्सेज हैं, वहां से आपको काफी सारी चीजें आती हैं। लेकिन आपको क्या इम्पैक्ट करता है? आपको जो ग्रोसरी लिस्ट है लेफ्ट में, वो आपको बताती है कि महंगाई कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। और जैसे जैसे आप देखते हैं कि मार्केट जो साइड में आपको दिख रहा है कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, तो वहां वो भी हमारे को धड़कने बढ़ाता है। बट आप ये बताइए कि जब मार्केट नीचे जाती है तो हमारी धड़कनें ज्यादा बढ़ जाती हैं, या मार्केट ऊपर जाती है तो हम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इन्फ्लेशन जो ये घर की जो चीजें हैं, या फिर वॉलेटिलिटी जो आपके हाथ में ही नहीं है, आपको उसको मैनेज करना ही नहीं है, या इन्फ्लेशन, या आपको लगता है कि आप इन्फ्लेशन मैनेज कर सकते हैं? आपको देखना है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कंसर्न किस चीज का है, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का है कि वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट का है? क्या वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट करने के लिए कोई आ सकता है, किसी को दे सकते हैं ये काम, कि इन्फ्लेशन के लिए भी हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं? कौन सी चीज आपको ज्यादा इम्पैक्ट करती है? हमारे हिसाब से इन्फ्लेशन आपको ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लें कि अगर किसी का 2018 में 8 लाख रुपए का एनुअल खर्चा था और रिटायरमेंट कॉर्पस उनके पास मान लीजिए 1 करोड़ है, तो FD में उनको 8% का रिटर्न मिलता था, उनका खर्चा आराम से चल जाता था। वही खर्चा उनका 2021 में आके 10 लाख का हो गया, लेकिन जो FD से आपको इनकम आ रही थी वो 5% की रहेगी, 3% कम हो गया। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आया? आपको या तो अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, जो कि एक टाइम के बाद नहीं होते, या फिर अपने प्रिंसिपल से पैसे निकाल के डालने पड़ेंगे। ये उस कंडीशन में है जब हमने इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने का तरीका क्या है? इन्फ्लेशन को बीट करने का तरीका यही है कि हम वॉलेटिलिटी की तरफ जाएं, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन आपके हाथ में नहीं है, इन्फ्लेशन को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा, चाहे वो मार्केट्स हैं जहां पे वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन वॉलेटिलिटी को मैनेज किया जा सकता है। वॉलेटिलिटी को हम अंडरस्टैंडिंग से, अवेयरनेस से मैनेज कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी को सबसे बढ़िया एक मैनेज करने का तरीका है SIP इन्वेस्टमेंट, जिसमें आज काफी ये प्रचलित भी हो चुका है। आज इंडिया में 6 करोड़ से ऊपर SIP अकाउंट्स हैं। इसका मतलब है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम बात करें कि जो इन्वेस्टेबल फैमिलीज हैं, 35 करोड़ के आसपास फैमिलीज हैं इंडिया में जो कि SIPs कर सकते हैं, लेकिन 6 करोड़ उसका अगर हम बात करें तो वो भी यूनिक नंबर्स नहीं है। अगर यूनिक नंबर की मैं बात करूंगा तो 3 करोड़ के आसपास ही ये आंकड़ा जाता है। तो मतलब मोटा मोटा ये कि 35 करोड़ जो इन्वेस्टेबल पैन है इंडिया में, उसमें से सिर्फ 2.25 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स में। यानी कि वही लोग वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जरूरत ये सबकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने तो पूरे 35 करोड़ लोगों को पकड़ा हुआ है। तो ये हमें देखना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। एक और SIP की जो हम हमेशा बात करते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये बहुत हम लोग अपनी दिनचर्या में करते ही रहते हैं। जब हम जाते हैं इकट्ठे सब्जियां लेके आते हैं या कुछ भी चीज, हम एवरेजिंग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। डेली की लाइफ में हम एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो कम हो जाए। 1 किलो आलू लेना होता तो आप 5 किलो लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप 1 किलो का एवरेज कॉस्ट कम करना चाहते हो। तो ये एवरेज कॉस्टिंग आप करते हो, हमेशा करते हो डेली लाइफ में। लेकिन जब यही बात जब आपको इन्वेस्टमेंट में बताई जाती है कि आप इजीली कर सकते हो और SIP के थ्रू कर सकते हो, जो आप रोज आपके महीने के अकाउंट से निकल जाती है। क्योंकि नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे मैंने SIP करी, पिछले महीने ही करी थी और इस महीने मार्केट नीचे चली गई। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप 5,000 की SIP में ज्यादा यूनिट खरीद रहे हो। क्योंकि अगर आपको SIP से रिटर्न लेना है तो आपको ये दुआ करनी चाहिए कि 10 साल के गोल में 5 साल मार्केट नीचे ही रहे, ताकि जब मार्केट बढ़े तो आपको अच्छा खासा पैसा मिले। अगर मार्केट बढ़ती रहेगी, हर महीने बढ़ती मार्केट रहेगी, तो आप हर महीने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए की SIP में कम्युनिटी खरीदेंगे पिछले महीने से, तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी नहीं मिलेगा
और आपको मार्केट में जो कंपाउंडिंग जिसको हम बात करते हैं, जब मार्केट बढ़ती है वो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फायदा ही नहीं मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको एवरेज कॉस्टिंग हो जाती है कि अगर मान लीजिए कभी NAV 30 है, कभी 20 है, तो एवरेज कॉस्टिंग आपकी 24 हो गई। वैसे ही अगर मार्केट गिरती, मार्केट में और आपने नीचे देखा, तो आपका जो प्राइस है वो लोअर लेवल पे चलता चला जाएगा, भले ही आपकी स्टार्टिंग में ज्यादा से हो एंट्री। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हम डेली करते हैं, रोजमर्रा की हमारी लाइफ में है, बट इन्वेस्टमेंट में भी की जा सकती है और SIP इसका बेहतरीन उपाय है। टाइम इन द मार्केट अगर हम बात करें, तो अगर ये एग्जांपल आप देखो, ये सब तो हमने बुक में ही पढ़ा है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग, जो आइंस्टाइन ने बोला, लेकिन हमने कभी उसका प्रैक्टिकली यूज ही नहीं किया। हम सब ने मार्क्स तो ले लिए, उसको आंसर ठीक दे के अपने पढ़ाइयाँ जब हमने करी, लेकिन हमने कभी उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं किया। जब आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। अगर ये 3 एग्जांपल ले लें हम, आप देखिए कि 15 साल, 12 साल, 10 साल, उसमें फर्क क्या है। जिसने सबसे कम पैसा लगाया उसने भी उतने ही पैसे बाद में लास्ट में बना लिए, जिसने 10,000 रुपये बनाए उसने भी उतने पैसे बनाए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कंपाउंडिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए कि 10,000 की SIP में जब तक आप बढ़ाते नहीं जाते हैं ना टाइम का, तब तक आपको दिखती नहीं है पावर। आपको ये आप देख रहे हैं कि आपने जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो आपने पैसा लगाया अपनी जेब से, और जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं जो कि आपका बना पैसा, ये 13% हमने स्पेकुलेटिव रेट है। प्लीज इसको आप गिवन मत ले लीजिएगा, बिकॉज मार्केट में एवरेजिंग होता है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ब्रॉडर पिक्चर देखनी है। और नॉर्मल एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जो कि नौकरी वाले लोग हैं, जब आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपके 10-10 साल, 15-15 साल बीत जाते हैं, 20-20 साल बीत जाते हैं, आप उस पैसे को देखते ही नहीं है, और एंड में आपको पता चलता है अरे इतने पैसे इकट्ठे हो गए। वही आप जब SIP में पैसा डालने लगते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेरे फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, तो उनके EPF कट रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन SIP में मार्केट नीचे चाहिए तो उनको वैल्यूएशन देखना है। मार्केट का कुछ आ गया या कुछ मार्केट में कुछ भी न्यूज आएगा तो उनको अपना SIP के बारे में भले ही 5,000 या 10,000 की SIP जारी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले आपको पता भी हो। तो प्लीज इंश्योर कि डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे और लॉन्गर टर्म माइंड में रखेंगे, तो आप डेफिनेटली कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएंगे। क्रिएटिंग अल्फा मैनेजिंग, ये सिर्फ आपको बताने के लिए या आपको करने के लिए नहीं, उसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं द्विवेदी जी, वो आज बताएंगे इसके बारे में कि क्या है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि वॉलेटिलिटी को मैनेज कैसे करते हैं। जो हमने बोला कि हाथी के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तो मैनेज कैसे, एक्टिव रीबैलेंसिंग किया जाता है। एक्टिव रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि आप एक शुरू से एक इक्वेशन बना के चलते हो। मान लीजिए आपने बनाई इक्वेशन कि 60-40 में 60% इक्विटी में रखूंगा, 40 में डेट में रखूंगा और हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट बढ़ती है तो आपको ऐसे लगता है कि अभी तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो बस इक्विटी चलना चाहिए। तब आपको ये भूल जाते हैं कि आपने 60-40 का एग्री किया था और आपको 60-40 मेंटेन करना है, तो शायद आपको चेंज करना पड़े। आप ना चाहते हुए भी आपको डेट में एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है उस टाइम पे, बट ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे साथ द्विवेदी जी हैं, वो बताएंगे कि क्यों मुश्किल है। बैलेंस एडवांटेज एक इंडस्ट्री हमारे आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आई है, जिसमें ये काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि जब आप रीबैलेंसिंग करते हैं, आप एक फंड से दूसरे फंड टाइप में डालते हैं, एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में डालते हैं, तो आपको टैक्सेशन प्रॉब्लम भी आती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्सेशन आपको क्लियर करना पड़ता है। बैलेंस एडवांटेज एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि फंड मैनेजर्स करते हैं आपके लिए, जिसमें वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके फंड्स को एलोकेट कर देते हैं, चाहे वो इक्विटी में रखें चाहे वो डेट में रखें, बट वो एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, जो कि एक्टिव रीबैलेंसिंग का एक पार्ट है। तो अल्टीमेटली आपका ये काम ऑटोमेटेड हो जाता है विदाउट एनी टैक्सेशन जो भी हमें करना है। सेक्टर, ये एक और नेक्स्ट लेवल का एक रीबैलेंसिंग हो जाता है, जहां पे लोग सेक्टरल काइंड ऑफ स्टडी करते हैं। जैसे कि आज की डेट में पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं ट्रेंड है कि फार्मा सेक्टर में जाना है या अब मेटल सेक्टर में जाना है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहेगा। हर एक सेक्टर का टाइम आएगा और हर एक सेक्टर के हिसाब से उसमें एलोकेशन होगा। वो हम लोग, कम से कम आम इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते। तो वो आप प्लीज विशेषज्ञों के लिए रहने दें। हमारे विशेषज्ञ भी इसके ऊपर आज बताएंगे आपको। और एसेट एलोकेशन करना क्यों है, क्योंकि कई मेरे खुद के फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं अरे अभी तो मार्केट इतनी बढ़िया है, अभी तो और जाएगी, 60 पे जाएगी, 70 पे जाएगी, 80 पे जाएगी। तो अभी सबको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी रेस है कि जिसमें जो भी बैठेगा वो जीतेगा ही। और हो सकता है ऐसा सच भी हो, हम क्यों वैसा सोचे, लेकिन मार्केट ऐसा चलती नहीं है। इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल है कि अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं गाड़ी में, भले ही आप 40 की स्पीड से चलाएं या 120 की स्पीड से चलाएं, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो ना हो, बट फिर भी आप सीट बेल्ट पहनते हैं। वैसे ही एसेट एलोकेशन आपको एज अ बेल्ट लेके चलना है।
बुल रन जब चलता है ना, जो अभी चल रहा है, उस बुल रन में सबको लगता है कि वो बड़े सेवी इन्वेस्टर्स हैं और आप जा सकते हो, कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट करोगे वो गोल्ड बन जाएगा। होना भी ऐसा ही चाहिए, सबको वेल्थ मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयर इज नो इजी लंच, देयर इज नो फ्री लंच, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे का। तो आपको हमेशा एक स्टीडी रास्ते पे, जैसे वो कछुए वाली जो हमने स्टोरी सुनी है, उसी रास्ते से चलना है आपको कोई शॉर्टकट नहीं करना है। और ये सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। एक हिस्टोरिक रिटर्न अगर हम बोल दें कि 60% गोल्ड और 60% अगर सेंसेक्स का करें, तो इस तरीके से उसने वॉलेटिलिटी मैनेज करी है। बट लेट्स गो, अब जो आज का जो एक मेन मुद्दा जो हमें आपको बताना था कि जो हमारा हार्ड एंड मनी है उसको हमें बचा के भी रखना है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारी लोगों के कहने पे, या हर्ड मेंटालिटी जिसे बोलते हैं कि सबने किया है तो मैं भी कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं करने है। हमारे ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक ही सोर्स होता है इनकम का, तो हमें उसको बचाना भी है उसको, क्योंकि अब नाउ एक केस स्टडी के अकॉर्डिंगली हम आपको बताएं तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 2000 में 2000 पीपल 34% लोगों ने बोला कि उनके साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड अटेम्प्ट हुआ। मेरे को भी बहुत सारे फ़ोन आए कि आपका LIC पॉलिसी आपका एक्सपायर हो रहा है, या उसको वो करा लीजिए, आपका OTP आया होगा, आप OTP दे दीजिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इनएक्टिव हो गया, उसको एक्टिव करना है। एंड बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। नॉर्मली मैंने देखा है कि आजकल जो OLX या जो ऑनलाइन जो फर्नीचर बेचने वाले जो हो रहा है, वहाँ पे जब आप चीज़ बेचते हैं तो लोग आपको QR कोड भेजते हैं या फिर कोई एक लिंक भेजते हैं कि आप मुझे बैंक डिटेल दीजिए, मैं आपको पेमेंट करूंगा, और अल्टीमेटली होता उल्टा है, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है एंड देन यू कांट इवन ट्रेस। तो इन सब चीज़ों से बचना बहुत जरूरी है। डिजिटल के अपने एडवांटेजेस भी हैं, एट द सेम टाइम डिजिटल की डिसएडवांटेज भी बहुत है, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ही अपने पैसे का ध्यान रखना है। यस, एक साइड से हम बोलते जरूर हैं कि आप डिजिटल अपनाइए और टेक सेवी होइए, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हम पहले बोलते थे कि आपने चेकबुक किसी को खाली साइन करके नहीं देनी है, ब्लैंक चेकबुक नहीं देनी है, वैसे ही आज की डेट में आपको OTP नहीं देना, ये भी एक तरीके से ब्लैंक चेक ही है। तो जैसे आप पहले ध्यान रखते थे अपना बैंक अकाउंट और ATM कार्ड की पिन नहीं देने का, वैसे ही अब आपको लॉगिन ID और जो ATM पासवर्ड जो भी आपके पास आते हैं, जो अकाउंट के पासवर्ड्स वगैरह आते हैं, वो भी आपको किसी को नहीं देने हैं। QR कोड वगैरह नहीं देना है। अपने जो भी आप फैसिलिटी यूज करते हैं, चाहे वो UPI यूज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन वॉलेट यूज करते हैं, कुछ भी आप यूज करते हैं, करते क्या है ये लोग, ये किस तरीके से आपको फ्रीज करेंगे ये आपको बताएंगे। फैंटम रिचेस का मतलब है कि आपको ऐसा बताएंगे कि भैया आपने अगर नहीं ली ना तो पता नहीं, मतलब आप कभी ले ही नहीं पाएंगे। ये मतलब आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सोशल कॉन्सेंसस बोला जाएगा कि बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे आप अमेजोन में जाते हो, आप कुछ चीज देते हो तो लोग कहते हैं लोगों ने ये भी देखा, लोगों ने वो भी देखा, तो आपको और इंटरेस्ट आता है। तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा मिस्टर कुमार की, जिसमें सोशल कंसेंसस से कैसे लोग प्लीज हो जाते हैं। रेसिप्रोसिटी की आपको कुछ एक छोटी सी चीज देंगे, उसके बदले में बड़ा फेवर मांगा जाएगा। सोर्स क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं होगी। स्कैरसिटी दिखाया जाएगा कि अगर आपने नहीं लिया तो लिमिटेड नंबर है। तो आपको इस बहुत सारे तरीकों से आपको फीस किया जाएगा ऑनलाइन डिजिटल। उसमें अभी एक और फ्रॉड में देख रहा था कि काफी सारी चाइनीज बेस्ड एप्स हैं जो कि लोन्स देती हैं। आपको बड़ा इजी तरीके से लोन मिल जाएगा, 10,000, 15,000, 20,000 ऑन द स्पॉट आपको लोन मिलता है। और उस लोन को चुकाने के लिए भी आपको दूसरी एक ऐप आएगी, वो बोलेगी कि आपका लोन मैं चुका देती हूँ। तो आपका लोन आप देखेंगे कि आपने 1 से स्टार्ट किया था 5,000 से, लेकिन आप अभी 5वें प्लेयर के पास है 50,000 के साथ। तो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रैप। ये एक नया शुरू हो गया है। तो इजी मनी कुछ नहीं है। डोंट फॉल इनटू दीज काइंड ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स। एक ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बहुत बढ़िया प्लान। अभी 10,000 इन्वेस्ट करो, हाँ। 6 महीने के बाद 20,000। अच्छा, जितना डालो उतना डबल डबल। हाँ, मिस्टर कुमार है ना, हाँ। उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। अरे वो अपने कुमार सर है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। आज क्या नहीं है उनके पास? गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर सब है। अपने कुमार भाई है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इसमें। बंगला है, गाड़ी है, जितना डाला उसका सीधा डबल। अरे वो अपना कुमार का है ना, लाइफ एकदम सेट है उनकी। अपना कुमार साहब है ना, नौकर चाकर सब कुछ है। कुमार साहब नहीं अपने आज की डेट में उनके पास क्या नहीं है? पर मिस्टर कुमार कौन है? मिस्टर कुमार
कुमार, वो कुमार साहब। ये कहीं सुनी पर यकीन न करें। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद जांचिए, परखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। तो ये जो प्लीज अपने किसी कुमार, जो भी कोई फ्रेंड है उसका नाम अगर कुमार है तो उनसे ज़्यादा हेट ना करें। ये एक सिर्फ एग्जांपल देने के लिए था, यही आप पता चले कि ये मिस्टर कुमार है तो यही वाले कुमार हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो ऐसे कुमार आपको मिलेंगे नहीं मार्केट में जब आप ढूंढेंगे। तो बहुत सारे लोग इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया सोशल कंसेंसस की बहुत लोगों ने किया, उसने पैसे बनाए, इसने ऐसे पैसे बनाए। और एक तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी बहुत हमने सुना है कि आप 3 बनाओ, आगे 3 बनाना, उसके बनाना, उसके देखो लोगों को पैसे। ये सारी चीजें, कोई भी शॉर्टकट नहीं है पैसे का। एंड वन मोर सच थिंग, जहाँ पे लोग आपको फ्लीज करने की कोशिश करेंगे कि थोड़े समय में पैसे डबल कीजिए, तो दिस इज अगेन अनदर वीडियो फ्रॉम सेबी, ब्यूटीफुल वन, प्लीज वॉच इट। Not this. बकवास है। तू तू ये स्कीम देख, ये एक बार 50,000 रुपए डाल, 6 महीने बाद हर महीने जिंदगी भर के लिए 10,000 रुपए। सच्ची? सच में? अरे मैंने खुद इन्वेस्ट किया इसमें। तू इधर से। अरे ये देखिए, ये तेल 2 बूंद अपने सर में डालो और 1 हफ्ते में बालों की गारंटी। ये मैं ले लूं क्या? क्या बकवास है। तू साइन कर। ये सुनो, सोना बेल्ट 1 हफ्ते यूज करो, 7 किलो वजन कम। भाई ये मोटे तू ले ले। छोड़ यार, छोड़। तू साइन कर। ये बेस्ट है। तेजस्वी लॉकेट, जिंदगी भर की खुशियां पाओ। ऐसा करते हैं अपन तीनों एक ले ले। कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ तो ऐसा कभी होता है क्या? कम समय में ज्यादा फायदा मतलब धोखा। इसीलिए किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर ले। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आपको इस तरीके से बोले साइन कर, और कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले आप साइन कर, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। तो कई बारी हम लोग ऑब्लिगेशन में चले जाते हैं, कोई रिश्तेदार, फ्रेंड या कुछ भी, बट अल्टीमेटली पैसा आपका है। एंड अनदर टाइप ऑफ डिजिटल फ्रॉड जिसमें ट्रू आइडेंटिटी थेफ्ट जिसको हम बोलते हैं, लोग नॉर्मली करते क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें वो पहले से ही जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स डालते हैं उनका रियल आइडेंटिटी होता ही नहीं है, तो उसको वो डिजिटल में कन्वर्ट करके दे पुट इट। और अल्टीमेटली होता है क्या है कि हो सकता है मेरी आईडी किसी और ने डाल दी। तो नॉर्मली हमने क्या है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली किसी को शेयर नहीं करने हैं, अदरवाइज वो डिजिटल कन्वर्ट करके उसके बेसिस पे भी लोन लिए जा सकते हैं। फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन फ्रॉड उसी को बोलते हैं। ट्रू आइडेंटिटी, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है उसको चेंज करके, एंड देन अकाउंट एक्सेस, आपका अकाउंट ही एक्सेस कोई कर लेगा। तो नॉर्मली आजकल ये भी बोला जा रहा है कि डोंट हैंड ओवर योर फोन्स टू एनीबडी। अगर आप मोबाइल नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नॉर्मली आपको किसी को फोन देना नहीं है। इजीली आपका फोन कॉपी हो सकता है, आपके फोन से जो भी एक सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दिया जाएगा या कॉन कर लिया जाएगा उसको कि जो भी आपकी पिन्स हैं, ओटीपी हैं, वो ले लिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें, जैसे हम अपने लैपटॉप्स में डालते हैं सॉफ्टवेयर, मेलवेयर सॉफ्टवेयर, वैसे ही हमें मोबाइल में भी डालने हैं अगर हम मोबाइल के थ्रू कुछ कर रहे हैं। इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें जागरूक होना है। प्लीज डोंट थिंक, कई लोग मुझे बोलते हैं अरे इतना कुछ है तो हमें करने की जरूरत क्या है। नहीं, अगर आप देखें तो यूपीआई में अभी इंडिया में लाखों में ट्रांजैक्शंस होती हैं। दैट डजंट मीन कि सब में फ्रॉड होता है। और अगर हम बात करें मैनुअल की, तो मैनुअल में ज्यादा फ्रॉड्स होते थे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैनुअल में जो चेक रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती थी, मैनुअल ट्रांजैक्शन में ज्यादा फ्रॉड होते थे और वो गलतियां पकड़ी नहीं जाती थी। डिजिटल का एक एडवांटेज है कि फ्रॉड बहुत जल्दी पकड़ा जाता है और उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, आपको थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है इन फ्रॉड्स के अगेंस्ट। और एक चीज, सेबी का वेबसाइट है, अगर आपको किसी भी एंटिटी के बारे में जानना है, आपको लगता है कि भाई ये एंटिटी मेरे को पैसे मांग रही है या मेरे से इंक्वायरी कर रही है या मेरे को कुछ स्कीम बता रही है, और आपको कुछ भी अगर उसके बारे में जानना है कि वो कंपनी सही है या उसका जो स्कीम है वो सही है कि नहीं है, कि वो इलीगल तो नहीं है, ये साइट जो है वो आप इस साइट में जा करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको पता चलता है कि ये कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तुरंत आप उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज के अब मैं इसको बंद करूंगा। हमारे
सेशन को, और इनवाइट करूंगा मेरे मित्र ब्रिजेश गिरी को कि आप पैनल डिस्कशन का आरंभ करें प्लीज। धन्यवाद। ललित जी, ब्रिजेश जी को इनवाइट करने से पहले मैं जरूर बोलूंगी कि आप बड़ी खूबसूरती से आपने काफी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं जो निश्चित तौर पर हमारे ऑडियंस को बेनिफिट करेगा। आपने फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से बेहतर निवेश के विकल्प देके सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग क्या है और लॉन्ग टर्म में जरूरी क्यों है, और स्टेडी वेल्थ क्रिएशन का क्या रोल है, इसके बारे में बताया। स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने, की पॉइंट्स टू इन्वेस्ट, स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है, और अपनी गाढ़ी कमाई को ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचाएं, इनके ये सारे पॉइंट्स आपने कवर किए। एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह आपका रहा, बहुत डिफरेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, और आपने वीडियोस के थ्रू काफी चीजें जो सेबी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। मुझे लगता है कि ये चीजें ऐसी जो इनग्रेन हो जाती हैं लोगों में। और अब जैसे कि आपने इन्वाइट किया, मैं तहे दिल से स्वागत करूंगी मिस्टर ब्रिजेश गिरी जी का, जो कि रीजनल हेड है यूपी एंड उत्तराखंड आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, कि वो हमारे अतिथियों के साथ पैनल डिस्कशन की शुरुआत करें। अब बागडोर आपके हाथ में है। धन्यवाद स्मृति जी। सबसे पहले मैं अभिषेक जी के पास आऊंगा। अभिषेक जी, ललित जी ने एक स्लाइड हमें दिखाई थी सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं और हमें ये बताएं कि ये किस तरीके से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हमारी हेल्प कर सकता है। जरूर। सो पहले तो धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए, और बेहतरीन प्रेजेंटेशन ललित। आई थिंक जो वीडियोस काफी अच्छे, मतलब बहुत क्लियर मैसेज, बहुत सरल तरीके से दे रहे हैं हमारे को। तो ब्रिजेश, जो आपने पूछा ESG इन्वेस्टिंग या सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, इसको सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग भी बोला जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग ये एक डिफरेंट तरीके से अपने रोजमर्रा के अंदर में देखते आए हैं कि किस तरीके के धंधे के अंदर में, जैसे हमारे घर के अंदर में पहले ब्याज पे पैसा लगता था। आप गली मोहल्लों में देखेंगे जो छोटी ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, आपस में ब्याज पे पैसा लगाते हैं एक दूसरे के साथ। तो कई बार ब्याज पे पैसा लगाते हुए हम ये सोचते हैं कि भाई हम किस धंधे के अंदर में दे रहे हैं। जब आप बैंक में जाके एक लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तब बैंकर भी पूछता है कि आप क्या धंधे के अंदर में पैसा लगा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम धंधे के अंदर में ये पूछते हैं कि ये क्या मुनाफा करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये धंधा लाभदायक है कि नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है इसका, प्रबंधन कैसा है इसका, कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धिता कैसी है इसकी धंधे की। सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग या सतत इन्वेस्टिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से सेम चीज को देखता है। वो ये देखता है कि धंधा मुनाफा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मुनाफा किस तरह से कर रहा है। ये जो मुनाफा आज कर रहा है, क्या इस मुनाफे का भुगतान, क्या इसका जो आफ्टर इफेक्ट है, क्या सोसाइटी पे, पर्यावरण पे, लोगों के ऊपर में, समाज के ऊपर में कहीं गलत तो नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लें, अगर हम इंडस्ट्री का, टोबैको फॉर इंस्टेंस, तंबाकू बनाने की कंपनियां, कहने को शराब, तंबाकू, ये जो धंधे हैं इसके अंदर में बहुत एक्साइज जनरेट होता है, सेल्स टैक्स जनरेट होता है, जीएसटी जनरेट होता है। तो इस कारण से ये इनको बैन तो नहीं किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि समाज पे इसका हानिकारक प्रभाव क्या होता है। लगभग 60 लाख के आसपास लोग हर साल दुनिया भर के अंदर में शिकार होते हैं सिर्फ तंबाकू से। अगर आप अल्कोहल उसमें ऐड कर दें और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अगर देखें, कैंसर वगैरह के इम्पैक्ट देखें, तो करोड़ों लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं इसके अंदर। तो ये इंडस्ट्रीज सिनिंग इंडस्ट्रीज कही जाती हैं, यानी कि हिंदी में बोलें तो पापी इंडस्ट्रीज, पापी व्यवसाय कहे जाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि लोन देते हुए क्या आज इनको पिनलाइज किया जाता है? फिलहाल नहीं किया जाता है, लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर में ये ESG इन्वेस्टिंग का प्रभाव बढ़ रहा है, 40% ऑफ वर्ल्ड्स इन्वेस्टमेंट, 40% दुनिया का जो AUM है आज ऑलरेडी ESG में जा चुका है। यूरोप लगभग 60% के आसपास ऑलरेडी ESG के अंदर में है। US एंड कनाडा 50% से ऊपर है। एशिया में भी अब ये मुहिम बहुत तेज है। इंडिया में भी ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया है और
लास्ट 1-1.5 साल में आपने देखा होगा कि कुछ फंड हाउसेस ने ईएसजी फंड्स भी लॉन्च किए हैं, एग्जिस्टिंग फंड्स को ईएसजी में कन्वर्ट किया है। तो आइडिया इसका बहुत सिंपल है, वो कंपनीज, वो व्यवसाय, वो इंडस्ट्रीज जिनके अंदर में ईएसजी का स्कोर यानी कि ईएसजी वाले फैक्टर्स, ई यानी कि एनवायरनमेंट पर्यावरण पे फोकस्ड, एस यानी कि सोसाइटी या समाज कल्याण पे फोकस्ड, जी गवर्नेंस, ये सबसे पुराना फैक्टर है जो इंडस्ट्री पहले से फॉलो करते आ रही है, प्रबंधन कुशलता या ट्रांसपेरेंसी के ऊपर में कितना आप समाज के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचते हैं इन ऑल आर प्रैक्टिसेस। ये सारे फैक्टर्स के ऊपर में जो कंपनीज ऊपर रेट की जाती हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए। ये ईएसजी इन्वेस्टिंग है या सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग है। इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि जो कंपनियां, एंड हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं, अगर आप आज भी आप बाहर बोलेंगे तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे टाटा बिरला में जाएं। वो क्यों जाएं? क्योंकि 200 साल 300 साल से ब्रांड चला आ रहा है। जहां पे ईएसजी का फोकस है वो ब्रांड्स ज्यादा लंबे चलते हैं। आप देखेंगे, आपने डेली रोजमर्रा के अंदर में खान पान में आप क्या मटेरियल्स यूज करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, जो आइटम्स आप कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, वही ब्रांड्स आप एसोसिएट करते हैं जहां पे आपको ड्यूरेबिलिटी लगती है, जहां पे आपको लगता है कि ये सालों तक चलेगा। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग वैसा ही है कि ये सालों तक चलेगा, नुकसान नहीं करेगा। और यही रीजन है कि फोकस सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग पे आ रहा है। हमने पिछले 20-30-40 सालों के अंदर में इस तरह के बहुत एग्जांपल्स देखे हैं। मैं आपको 2 या 3 छोटे छोटे से एग्जांपल्स बता दूं, छोटे तो नहीं है लेकिन क्विकली बताता हूं। 2015 में एक अमेरिकन कंपनी है, एक ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसको $20.8 बिलियन का फाइन हुआ था एक ऑयल स्पिल के लिए। लगभग $21 बिलियन का फाइन गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर में, जो उसका एक जो ऑयल रिग है वो कोलैप्स कर गया था, जिसके लिए उसके लिए फाइन पड़ा, और वो कंपनी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के कगार पे आ गई। ऐसे ही एक और कंपनी जो हम सबको मालूम है, हम सबके लिए बहुत प्यारी है, फेसबुक। ये कंपनी ने गवर्नेंस के अंदर में या सोसाइटल इंपैक्ट पे देखिए $5 बिलियन का फाइन पे किया है यूरोप के अंदर में प्राइवेसी वायलेशंस पे। उसका नतीजा क्या हुआ? जितनी भी ई कॉम कंपनीज हैं, जितनी भी इंटरनेट कंपनीज हैं, सबके ऊपर में और कड़े प्रबंधन आ गए। ये लॉन्ग टर्म जो कंपनीज इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं उसी के अंदर में इन्वेस्ट करने की बात करता है। और हमने ये पाया है कि अगर आपको फायदा हो या नहीं हो, खराब ईएसजी प्रैक्टिसेस वाली कंपनीज को नुकसान जब आता है, भयंकर नुकसान आता है। सो स्टॉक मार्केट में भी, एंड हमसे बेहतर मेरे ख्याल से देवल द्विवेदी जी भी शायद ये बात बता पाएंगे कि गलती करना ज्यादा जरूरी है कि उसको अवॉइड करें, इससे पहले कि आप ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में पड़े। ललित जी ने जो वीडियोस दिखाए उसके अंदर में आई थिंक पहला वीडियो इसी के ऊपर में था कि आज 5,000, कल 10,000, परसों 20,000, ऐसा किसी स्कीम में मत पड़िए, शायद वो गलत ईएसजी में जा रहा हो। थैंक यू अभिषेक जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ ये हम लोगों को समझाया, और इतनी सरल भाषा में शायद इसको समझाना इतना आसान नहीं था। डेफिनेटली जो निकल करके आया वो यही है कि जो चीजें, जो कंपनीज हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं किसी भी तरीके से, उन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो रहेगी वो कम रहेगी। मेरा अगला प्रश्न देवल जी से है। देवल जी, आप एक निवेश सलाहकार हैं और काफी बड़ी बुक हैंडल करते हैं, 800 से ज्यादा आपके कस्टमर्स हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नॉर्मली ये देखा गया है कि इन्वेस्टर्स पहले तो एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, बट थोड़े दिनों के बाद वो उसके साथ स्टिक नहीं कर पाते हैं, उनका फिर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ उनके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं ब्रजेश जी, ललित जी, आप दोनों का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए।
अब जैसे कि आपने मुझसे प्रश्न किया कि इन्वेस्टर पहले तो एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी को ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर उस पर स्टिक नहीं रह पाते, अपना मूड चेंज कर लेते हैं या घबरा जाते हैं कि अपने रिटर्न्स उनके नहीं बनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इसको समझाने से पहले या इसके बारे में उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी मार्केट के बारे में एक फिलोसफी बताना चाहूंगा। मतलब इन्वेस्टर फिलोसफी ये होती है कि वो फियर और ग्रीड, ये दो फैक्टर होते हैं जो उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं किसी भी इन्वेस्टर को उसको निर्णय लेने से पहले। अब सपोज करिए कि हम लास्ट ईयर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जब पैंडेमिक का माहौल था, मार्केट अपने काफी नीचे था, बॉटम के नजदीक थे मार्केट, अप्रोक्सीमेट 35-40% का करेक्शन आ चुका था मार्केट में, सभी क्लाइंट बहुत घबरा रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में समय एक भय आ गया था कि भाई हमारे पैसे कम हो गए हैं, अब आगे हम यहाँ पे पैसे लगाएं या ना लगाएं। तो उस समय उनको लगने लगा था कि एसेट एलोकेशन से अच्छी कोई चीज तो है ही नहीं। अगर हमने एसेट एलोकेटर अपनाया होता या उसकी स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया होता तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे बच गए होते। अब आज की बात करते हैं जब मार्केट बिल्कुल अपनी नई ऊंचाइयां दिन ब दिन दिखाता चला जा रहा है, तो अब वही क्लाइंट जो कहीं ना कहीं एसेट एलोकेटर को ऑप्ट कर लिया था, उसने लास्ट ईयर या थोड़ा बहुत शुरुआत कर ली थी एसेट एलोकेटर की तरफ, अब वो अपने और फंड से कंपेयर करता है अपने एसेट एलोकेटर फंड्स को या अपनी स्ट्रेटेजी को, या अपने किसी भाई के पोर्टफोलियो से कंपेयर करता है या अपने किसी रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल में कहीं उसको कंपेयर करता है, तो वो पाता है कि नहीं भाई मैं तो रिटर्न बना ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे अभी भी करीब 20-30% का CAGR मिल रहा है अगर मैं लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया था मैंने एसेट एलोकेटर में, और अगर मैं किसी नॉर्मल फंड में इन्वेस्टमेंट करता जो प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता है मैंने, तो मेरे रिटर्न्स यहाँ पे कम से कम 50-60-70% का CAGR वाले होते हैं। तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं उसको डगमगा देता है अपने उस निर्णय को लेकर कि भाई मुझे एसेट एलोकेटर में शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रभावित करती है उसको। और एक कॉमन चीज है कि अगर मैं 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी है, और 100 रुपए के मेरे अगर 115-120 हो जाते हैं तो मेरा मन और करता है और पैसे लगाने के लिए, और अगर वही पैसे मेरे 100 रुपए के 70 रुपए रह जाते हैं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करेगा पैसे लगाने के लिए, एक भय आ जाएगा मेरे मन में कहीं ना कहीं। तो वो भय और लालच ही दो फैक्टर है कि जो क्लाइंट को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं इस समय में, और वो लालच है आज की डेट में जो सबको दिख रहा है कि मैंने एसेट एलोकेशन को मैंने क्यों ऑप्ट कर लिया। तो वही मैं कहूंगा कि ये चीज कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। थैंक यू देवल जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोगों ने बहुत रिसेंटली इस चीज को देखा है कि जब मार्केट गिर रहा था तो मैक्सिमम लोग इक्विटी से बाहर जा रहे थे, और जब मार्केट वापस ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स इक्विटी के अंदर आ रहे हैं। बट मेरी आप लोगों को फिर यही सलाह है कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टिंग का, तो आप अपने एसेट एलोकेशन के साथ स्टिक करें, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक बेहतर रिटर्न बना पाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी हाँ जी बिल्कुल। सब लोग वॉरेन बफेट को बहुत बड़ा मानते हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं एज ए इन्वेस्टर, तो उनका एक कोट बहुत ही पॉपुलर कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो इस बात को सब लोग कहते तो बहुत हैं, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करना चाहता। अब जब अगर मैं बात करता हूँ पैंडेमिक वाली, तो सब लोग डरे हुए थे, तो जिसने भी वहां पैसे लगाए या पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए उसने आज अच्छे पैसे बना के बैठा हुआ है क्लाइंट इन्वेस्टर। अगर हम आज की बात करते हैं, जो लोग आज पैसे लगा रहे हैं जब सब लोग लालच में, तो आज जो पैसे लगाएगा तो वो उसके रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो एसेट एलोकेशन पे जो बना रहेगा वो कहीं ना कहीं अच्छे पैसे बना के लेके जाएगा, एक स्टेबिलिटी लेके आएगा अपने रिटर्न में। बिल्कुल, पैसे भी बनाएगा और सुकून भी रहेगा उसको। वो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ जो वो ब्लड प्रेशर अप और डाउन होता है ना, वो नहीं होगा। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न ललित जी आपसे है कि आपने एक वो मिस्टर कुमार वाला वीडियो दिखाया था, तो क्या सजेस्ट करते हैं, और ये आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को देखने को मिलता है। इवन अगर किसी को नहीं पता होता है कि हम लोग इसमें जॉब करते हैं इन्वेस्टमेंट की साइड में, तो हम लोग से ही कई लोग स्कीम्स लेकर के आ जाते हैं, बताने लगते हैं कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके की रिस्क को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं हमारे दर्शक, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जैसे मैंने जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुमार साहब पूरी दुनिया में है, मतलब हर किसी का कोई ना कोई दोस्त कुमार होगा या कोई ना कोई कुमार जैसा है। एक्चुअली है क्या कि हमारे समाज में प्रॉब्लम क्या है कि हम सब मेहनत करते हैं, कमाते हैं और पैसा जोड़ते भी हैं, और सबके ड्रीम्स हैं कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करूंगा, शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा। लेकिन जब वो ड्रीम पास आता है तो लगता है कि अब देखो ना, मेजॉरिटी ऑफ जो हमने मिडिल क्लास में देखा है कि जब शादी करेगा तो उधार लेगा,
मकान बनाएगा तो कहीं से उधार लेना पड़ेगा, बच्चे को बाहर भेजेगा तो मतलब सीधा सीधा है कि उसके पास कभी पर्याप्त मात्रा में पैसे हो ही नहीं पाते हैं कि वो अपने लिए जी पाए। क्योंकि जब बड़ा कोई गोल उसको रियलाइज करने का समय आता है तो उसको लगता है कि यार पैसे ही कम पड़ रहे हैं, तो वो मकान बनाएगा तो भी उधार लेगा, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, शादी करेगा बच्चे की तो उधार लेगा। अभी भी हमारे छोटे टाउन्स में ऐसा होता है। तो क्या होता है कि आप एक बिहेवियर ऐसा है कि आपको लगता है कि यार इस जीवन में तो मैं कभी पैसा जोड़ नहीं पाऊंगा और कभी भी मैं अपना वो ड्रीम वेल्थ क्रिएशन वाला ना कभी भी मीट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में एक मिस्टर कुमार आपकी लाइफ में आते हैं, बोलते हैं नहीं भाई तो ऐसा मत सोच, ये ड्रीम पूरा हो सकता है, देख कितने सारे लोगों के ड्रीम पूरे हुए हैं, फला फला का हुआ है, उसका हुआ है, इसका हुआ है, उसने डाले हैं, ही इज मेकिंग सो मच मनी, तो उसका वो तो मतलब पर्याप्त इतना पैसा उसने कमा लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उनको लगता है कि नहीं यार एक उम्मीद की किरण बाकी है, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ इस जिंदगी में, एक ही जिंदगी तो मिली है। तो उस ऐसे ये एक जो आपका जो एक वीक पॉइंट है ना, जब आप उम्मीद छोड़ चुके होते हो। उम्मीद क्यों छोड़ी है? क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को समझा नहीं, आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया, आपने मनी मैनेजमेंट में गए, आपने इन्वेस्टमेंट का रूट कभी लिया ही नहीं रिस्की समझ के, और सबसे बड़ा रिस्क ले लिया मिस्टर कुमार जैसे लोगों के साथ उनकी सलाह लेकर के। मैं एक रियल किस्सा बताता हूँ। हम एक बहुत 3-4 साल पहले हम प्रोग्राम करते थे पहला कदम, तो वहाँ अनिल सिंघवी जी के साथ मैं एक पंजाब के छोटे से गाँव में गया। वहाँ पे हमने 30-40 मिनट की काफी देर तक प्रेजेंटेशन दी, दुनिया जान के उनको चीजें बताई। तो उनकी शक्लें सबकी देख के हमें लगा कि कुछ पता नहीं चल, कुछ समझ में नहीं आया इनको। और वो अनिल सिंघवी जी वैसा मजाक नहीं, यार इतने पसीना बहा दिया, मुझे नहीं लगता इनको कुछ समझ में आया। मैंने कहा नहीं कुछ तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतने में एक उसमें से एक सज्जन उठ के आए हमारे पास, कहते जी मेरे को थोड़े नाल गल करनी, बताओ। हम साइड में हमें लेके गए, कहते वो ना मैंने वो तो आपका तो मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मेरी एक क्वेरी है। मैंने कहा बताओ जी। तो मैंने ना वो मेरे एक जानकार ने मेरे को एक स्कीम दसी थी, 25,000 रुपये ले ले, और उन्होंने कहा कि 3 लोग और बनाने हैं। तो मैंने 3 लोग और बना दिए। उसके बाद भी मैं उनको बोलता रहा 3, अब वो बनता ही नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। और उसने कहा था कि मेरे को हर महीने 5,000 रुपये आएंगे। तो मैं और अनिल जी ने एक दूसरे की शक्ल देख के हमें समझ नहीं आया कि अभी हम हंसे क्या रोएं। हमने कहा यार हम इतनी देर से आपको इतनी सरल सरल चीजें समझा रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मूला वो कहाँ से समझ में आ गया कि आप 3 बनाओगे, आगे 3 बनेंगे और पिरामिड बनेगा, एक ट्री बनेगा, और फिर आपके पास ऐसा एक नलका बन जाएगा जिसको आप जब खोलेंगे आपके पास पैसे आ जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि मनी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मनी के शॉर्टकट सिर्फ यही है कि या तो आप एक अमीर घर में पैदा हो जाइए, या फिर अमीर लड़की से या लड़के से शादी कर लीजिए, या बैंक लूट लीजिए, मनी हाइस्ट टाइप कुछ कर लीजिए, या फिर लॉटरी आपकी लग जाए। अदरवाइज मार्केट से शॉर्टकट कोई नहीं है। आप शॉर्टकट से पैसा नहीं बना सकते, आपको इसी तरीकों से जाना पड़ेगा जो और मार्केट में लोगों ने पैसे बनाए हैं। हमारी जो सेंसेक्स आप आज 60,000 के आसपास देख रहे हैं, ये 1,000 से शुरू हुई थी, तब भी लोगों को, फिर 5,000 पे लोगों को लगा बबल है, 10,000 पे लोगों को बबल है, लेकिन ये कि लेजिटिमेट पैसा है। एक मार्केट में उसका एक अकाउंटेबिलिटी है, आप उसको, लोगों ने पैसे उतने बनाए हैं। बट आयरनी ये है कि ये 1,000 से 60,000 का जो सफर है उसमें पैसा कौन बना गया? सम मिस्टर जॉनसन, सम मिस मैरी, जिनको हम FIIs बोलते हैं, वो मार्केट में आए और हमारी मार्केट से पैसे बना के चले गए। हमारी जो जनता है वो 3 से 4% के ही पार्टिसिपेशन पे अभी भी बैठी है। तो आप जागरूक होइए, आपको रिस्क लेना है, आप बहुत बड़े रिस्क मत लीजिए जो कि आप इन सारी चीजों में शॉर्टकट में जाके आप बहुत बड़े रिस्क ले लेते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई आपको पैसे निकलवा नहीं सकता। म्यूचुअल फंड जो एक बहुत बढ़िया तरीका है, आप लोगों को जो गेटवे देता है, जो एक सुविधा देता है कि आप इंडियन जो ग्रोथ स्टोरी है उसका पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें पैसा लगा सकें और अच्छे पैसे बना सकें, इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। अनटिल अनलेस आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप देश को भी सुदृढ़ नहीं कर पाओगे। देश भी फिर फॉरेन ताकतों के हाथ में ही रहेगा कि भाई वो आए हमारी मार्केट में पैसे लगाएं। इसमें सुधार आया है, यही हमारा जो आज का प्रोग्राम भी है वो भी इसी की तरफ एक पहला या बहुत सारे कदमों में से एक कदम है कि आप लोग जागरूक होइए और ये कुमार जैसे स्कीम से बच के एक लेजिटिमेट, जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर हैं या जिसके कुछ माई बाप हैं ऊपर, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ललित जी की बातों से मुझे 2 बातें समझ में आई जो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि पैसे का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर शॉर्टकट होता पैसे का तो हर कोई अमीर होता, हर किसी के पास पैसा होता, क्योंकि इस तरीके के शॉर्टकट तो कोई भी पकड़ सकता है, और टिप देने वाले तो हर जगह मिलेंगे, हर किसी को मिलेंगे। तो पैसे का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करेंगे
रिटर्न कमाएंगे तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करना, उतनी जल्दी आपका, क्योंकि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, कंपाउंडिंग है, उसका इफेक्ट आपको, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट्स करें, बट शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। ओवरनाइट पैसा कहीं नहीं बनता है, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। मेरा अगला सवाल अभिषेक जी आपसे है। अभिषेक जी, आपने ESG और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के ऊपर काफी डिटेल में हमें बताया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ESG फंड्स जिस तरीके के अभी कुछ फंड हाउसेस ने लॉन्च भी किए हैं, तो क्या ये लोग, हमें कैसे पता चलेगा ये पूरी तरीके से ESG कंप्लायंट हैं? सेकंड चीज, क्या भारत में या इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंडेक्स है या इस तरीके का कोई पैरामीटर है, मापदंड है, जिससे ये पता चले कि कौन सी कंपनियां ESG कंप्लायंट हैं और कौन सी नहीं? अच्छा सवाल है ब्रजेश। सो सस्टेनेबिलिटी के जो मापदंड हैं, ये जो तीन हमने जो बात किए, 3 सब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों को अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो हर एक के सब पैरामीटर्स और सब पैरामीटर्स करते हुए लगभग 600-700 पैरामीटर्स हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे इंडेक्स प्रोवाइडर NSE को भी डेटा प्रोवाइड करता है, उस कंपनी का नाम है सस्टेनालिटिक्स। और भी इंडेक्स प्रोवाइडर्स है, जैसे MSCI है, वो लोग भी अपना खुद एक रिसर्च करते हैं इसके ऊपर में। इंडिया में भी 2-3 एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर में रिसर्च करती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक डोमेन के अंदर में पब्लिश नहीं करते हैं क्योंकि ये डेटा प्राइवेट माना जाता है। ये डे टू डे जैसे जैसे नंबर्स आते हैं, जैसे जैसे रोज फाइलिंग्स आती हैं सरकार के पास या फिर मिनिस्ट्रीज के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास, या एक्सचेंज के अंदर में जो फाइलिंग जाती हैं, उसके हिसाब से इनके नंबर्स रोज बदलते रहते हैं। तो फंड हाउसेस ने भी जो फंड्स लॉन्च किए हैं, आप नोटिस करेंगे उनके प्रेजेंटेशंस के अंदर में कि कहीं ना कहीं इन एजेंसीज का नाम डाला होगा। ज्यादातर फंड्स कोई ना कोई एक ESG रिलेटेड बेंचमार्क यानी कि एक सूचकांक यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो कि ESG कंपनीज को ही या ज्यादा ESG वाली कंपनीज को ही सिलेक्ट करते हैं या उसके हिसाब से उसको वेट प्रोवाइड करते हैं, फंड एलोकेट करते हैं। तो होगा क्या कि आपको सेम इंडेक्स के अंदर में शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मिलेगा, जो कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी है। कहने को उसका पर्यावरण पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रिलायंस शायद काफी मेहनत करता है पर्यावरण की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ। अभी उन्होंने पीछे काफी ग्रीन एनर्जी की बातचीत भी की है, जामनगर में पूरे के पूरे प्लांटेशन सेटअप किए हुए हैं। तो इन सारी चीजों के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मिलते हैं, कुछ चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, तो उसका स्कोर X आता है। ऐसे ही कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत फ्यूल कंज्यूम करती हैं, तो उसको नेगेटिव स्कोर मिलता है। जो कंपनीज का पॉजिटिव स्कोर रहता है इंडेक्स के अंदर में, उसका स्कोर ज्यादा, जिनका स्कोर कम आता है ESG की तरफ में, इंडेक्स में उसका वेट कम। तो इस तरह से ESG इंडेक्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये सारे के सारे जो ESG फंड्स हैं, आप उसमें नोटिस करिएगा एक अलग से ESG इंडेक्स को यूज किया गया। दैट्स द बेस्ट वे, वही सबसे सही सरल तरीका है एक ESG के मापदंड के लिए कि क्या कंपनीज ESG के लिए बराबर हैं या वो ESG नहीं फॉलो कर रही हैं। कुछ व्यवसाय, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बिजनेस, जैसा कि मैंने बात किया था, सिनिंग इंडस्ट्रीज ESG में से स्ट्रेट अवे बाहर कर दी गई। तो 3-4 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। एक कोल, दूसरा एडल्ट एंटरटेनमेंट, तीसरा जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज टिपिकली केमिकल वेपन्स या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में काम करती हैं। ये 3-4 ऐसे एक्सक्लूजन्स हैं जो स्ट्रेट अवे ESG से बाहर भी कर दिए गए। तो बहुत सिंपल सरल तरीका है। आपका जो सवाल है उसका एक छोटा सरल आंसर कि इंडेक्स में देखिए जो कंपनी ज्यादा दिखेंगी, ज्यादा वेट वाली दिखेंगी, वो ESG कंप्लायंट है। जिनका वेट कम है वो ESG नॉन कंप्लायंट है। कुछ एक एजेंसीज हैं जैसे सस्टेनालिटिक्स है, MSCI है, ये लोग अपना अपना रिसर्च भी करते हैं और डेटा कभी कभी पब्लिश भी करते हैं।
तो उसका अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको शायद डेटा और रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। अभिषेक जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है मेरा कि बाहर की कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में तो हम लोगों ने देखा है कि ESG काफी पॉपुलर हो चुका है। इंडिया में अभी ये स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर कैसा है और आने वाले टाइम में क्या यही वे ऑफ लाइफ होगा? बिल्कुल होगा ब्रिजेश जी। इन नेशंस जैसे कि नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड है। लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का उसका साइज है। आज की डेट में नॉर्वे का एक इन्वेस्टमेंट ESG कंप्लाइंट है। इस तरह के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, टोटल मिला के लगभग 8 या 9 ट्रिलियन डॉलर्स का सोवरेन वेल्थ फंड्स का साइज है दुनिया में। एंड लगभग सारे के सारे सोवरेन वेल्थ फंड्स का सबसे पहला टिक बॉक्स है, आप ESG कंप्लाइंट हैं या नहीं है। अगर ESG कंप्लाइंट नहीं है तो आपकी कंपनी में पैसा ये फंड नहीं लगाएगा। इनफैक्ट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली, अब वो ESG कंप्लायंस मांगते हैं। इंडिया में भी सरकार के ऊपर में, रेगुलेटर के ऊपर में ये दबाव है कि आप ESG कंप्लायंट कंपनीज की तरफ में रुझान रखिए, रेगुलेशंस इस तरह के ड्राफ्ट करिए कि वहां पे ESG कंप्लायंस चाहिए हो। जैसा कि आपने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में हमारे को फुली ग्रीन बनाना है। सारी स्टेट्स एक एक करके EVs की तरफ भाग रही हैं। वो क्यों भाग रही हैं? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ESG कंप्लायंस बढ़े। कहीं पे E, कहीं पे S, कहीं पे G, और G पे तो हमारा हमेशा से फोकस रहा है, गवर्नेंस पे। सारे फंड हाउसेस भी हमेशा बोलते रहे हैं कि गवर्नेंस हमारा सबसे पहला, वो बिजनेस मैनेजमेंट, वैल्यूएशन वगैरह सब जगह पे गवर्नेंस आता है। तो फ्यूचर है ESG। हमारे देश में भी ESG का प्रचलन होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज ही जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ESG फंड में देखिए, लेकिन फंड हाउस के प्रोसेस के अंदर में देखिए, कहीं ना कहीं आपको ESG जरूर मिलेगा। अगर ESG नहीं है तो जो हम बात कर रहे थे शॉर्टकट्स की, नोटिस करिएगा कहीं शॉर्टकट्स तो नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत डिटेल में और इतना डीपली आपने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं देवल जी के पास आता हूँ। देवल जी, हमने एसेट एलोकेशन की बात सुनी थी, ललित जी कर रहे थे, तो आपके हिसाब से एसेट एलोकेशन एक्टिव रीबैलेंसिंग के थ्रू करना चाहिए या फिर बैलेंस एडवांटेज टाइप के एसेट एलोकेटर फंड के थ्रू भी हम लोग एसेट एलोकेशन कर सकते हैं? तो आपका क्या एडवाइस है, आप अपने इन्वेस्टर्स को किस तरीके से एडवाइस करते हैं? प्रदेश जी, कोई भी क्लाइंट या हम जैसे एडवाइजर दोनों ही तरीके ऑप्ट कर सकते हैं, एक्टिव एलोकेशन भी और बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू रीबैलेंसिंग का भी। अगर मैं एक्टिव एलोकेशन की बात करता हूं तो क्लाइंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां चाहिए होता है। हमें एक बेंचमार्क बनाना पड़ता है कि भाई हमें इस देशों में, एक्स देशों में इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में रखना है। कोई एक बेंचमार्क हमने लिया, जैसे निफ्टी का बेंचमार्क हमने लिया, निफ्टी अगर 10% राइज किया या 10% डाउन गया तो उसी के रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में हमें, या उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी की रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। इक्विटी और डेट का वो अपना रेशो चेंज करना पड़ता है। ये ऐसा हमें शायद, और हम ये भी देखना पड़ेगा हमें किस पीरियड में हमें रीबैलेंसिंग करनी है, हमें मंथली करनी है या क्वार्टरली बेसिस पर करनी है। तो ये एक आम इन्वेस्टर के लिए कोई आसान काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जिसका रिस्क एपेटाइट है, जो इस चीज को समझता है इन्वेस्टर, उसी को इस तरफ जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू रीबैलेंसिंग करने का। बैलेंस एडवांटेज फंड या उसकी कैटेगरी बहुत ही डायनेमिकली मैनेज करती है अपने फंड को। वो कई सारे रेशियोज होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किस रेशो में इक्विटी रखना है कि नहीं रखना। प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, और भी बहुत से रेशियोज होते हैं जो हर फंड हाउस अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक्टिव रीबैलेंसिंग की, तो उसमें एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होता है एग्जिट लोड का और टैक्सेशन का। अगर हम इक्विटी से पैसा डेट में लेके जा रहे हैं तो वहां पर हमें एग्जिट लोड भी समटाइम्स पे करना पड़ता है, और फिर हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेस भी हमें पे करने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के टैक्सेशन की, तो वहां पर हमें एग्जिट लोड और ये जो स्विचिंग का टैक्सेशन होता है, इसका हमें कोई लायबिलिटी कस्टमर के ऊपर नहीं जाती है।
उनके इंटरनल एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि वो इजीली अंदर ही अंदर मैनेज कर लेते हैं सारी चीजों को। इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज के थ्रू वो लोग अपने आप ही बैलेंस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस कस्टमर को सुकून चाहिए और बहुत ही सरलता चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट में निरंतरता चाहिए, तो उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिस कस्टमर का या क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट अच्छा है, वो रिस्क अवर्स है, वो चाहता है कि भाई मैं अपने पैसे को अपने आप मैनेज कर सकूं या सक्षम है वो, तो उसको भी एक्टिव मैनेजमेंट में वो जा सकता है। बिल्कुल देवल जी, जिस बंदे का रिस्क एपेटाइट कम है और जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ देखना चाहिए। और जो लोग एक्टिवली अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं या अपने एक्सपर्ट सलाहकार के साथ बैठ करके उसको फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं, आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? विजय जी, मैं शायद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बिकॉज मुझे आपकी आवाज आई नहीं। सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी का इशू था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हम लोग वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने एक स्मार्ट इन्वेस्टर का स्लाइड भी हमें शो किया था। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी आम इन्वेस्टर को स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, सो स्मार्ट इन्वेस्टर बनने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि हमें स्मार्ट बनना है, हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। क्योंकि मैंने देखा पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारे लोगों ने ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की। मेरे ही जो क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होते हैं, आप क्वासी एडवाइजर बन जाते हैं अपने रिलेटिव्स के, क्वांटिसिस के। तो मेरे ही जानकार लोगों ने उस टाइम पे पैनिक होके थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगा के अपना पैसा इक्विटी से हटा के लिक्विड फंड में कर लिया, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि और ज़्यादा बर्बाद होगा, और ज़्यादा मार्केट नीचे गिरेगी, एंड देन दे वर वेटिंग कि और ज़्यादा नीचे चला जाए, सबसे नीचे चला जाए, और नीचे होगा तब मैं दोबारा से डालूंगा, तब मैं ज़्यादा पैसे बनाऊंगा। तो आप ये देखिए कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी ऐसा किया कि उन्होंने 5-5, 6-6 साल की SIP का कॉर्पस अपना हटा के लिक्विड में डाल दिया, ये सोच के कि और मार्केट नीचे जाएगा तो हम इस ब्लडबाथ से बच के और पैसा बना लेंगे जब हम मार्केट ऊपर जाने लगी। बट ऊपर जाने का वेट करते करते आज मार्केट 60,000 को टच करने लगी और वो अभी भी वेट कर रहे हैं, और अब वो ये वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट पिछले वाले लेवल पे जाए। तो ये मैं इसको कहूंगा कि ओवर स्मार्टनेस है, ये ओवर इंफॉर्मेशन है। क्योंकि कई बार ये क्या होता है कि हम ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा DIY के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप अपने पैसे की जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। आई थिंक वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएगा, और क्योंकि आपके पैसे से वो बाइस नहीं है, तो वो शायद वो सारे काम नहीं करेगा जो आप कभी कभार भावनाओं में बह के कर लेते हैं, जैसे ग्रीड और फियर जो बताया द्विवेदी जी ने, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और उसके ऊपर बैलेंस करना सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसको बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया स्मार्ट इन्वेस्टर मैं तो यही बोलूँगा कि आप किसी अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पैसा मैनेज करने के लिए दें, ताकि आप जो आपके पास जो भावनाओं में बहकर आप जो डिसीजन ले लेते हैं, कई बार निर्णय ले लेते हैं मार्केट का उतार चढ़ाव, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव तो उसकी पहचान है। वो मार्केट के बारे में आप बात ही नहीं करोगे जिसमें कुछ उतार चढ़ाव ना, वो एक बोरिंग चीज हो जाएगा और कोई उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। हम लोग भी आपके सामने आएंगे नहीं, हमें समझाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मार्केट स्टेबल चलेगा तो हमारी जरूरत ही नहीं है आपको। बट मार्केट ऐसा है नहीं और वैसा चलेगा नहीं। पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, और ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर, ये सारी की सारी चीजें आपकी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये हम देखते आ रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसको लर्न भी कर लिया, और यही शायद हम देख रहे हैं कि शायद इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन अब बढ़ रहा है। बट स्टिल ऑन दी फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रंट हम इतने लेवल पे नहीं पहुंचे जितना हमें पहुंचना चाहिए। हमारा जो म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन है GDP रेशियो के अकॉर्डिंगली, वो भी 15% से ऊपर अभी तक गया नहीं है, एज कम्पेयर टू यूरोप या US या ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, जहाँ पे 100% तक भी है। ऑस्ट्रेलिया इज 100%। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। स्मार्ट मतलब ये कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने पैसे की, कि आपकी इनकम्स क्या है, कितना पैसा आपको खर्च करना है, आप कितना कम खर्च करेंगे, कितना ज़्यादा सेविंग करेंगे। दैट्स द फर्स्ट स्मार्ट स्टेप जो आप लेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है और बहुत सारी फ्रीजिंग मेल्स और बहुत सारी बिग बुल सेल लगने वाली है। तो शायद आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होगी तो आप खरीदेंगे।
तो यही स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान है कि वो अच्छे समय में पैसे को बचा के रखे ताकि बुरे वक्त में वो पैसा उसके काम आए। कंटिजेंसी फंड अपना मेंटेन करके रखिए जो कि आपको बुरे वक्त में काम आए, और लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करके निर्णय डिसीजन लेके अपने एडवाइजर के साथ बैठ के उसमें प्लान कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, SIP रूट लीजिए, कंपाउंडिंग का फायदा उठाइए। कंपाउंडिंग एक बहुत बेहतरीन चीज है आपके लिए बनाई गई, और SIP से बेहतर कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, कुछ विकल्प ही नहीं है SIP के बिना। और कितने भी आप पैसे आप डिसाइड कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा स्मार्ट होने की। SIP इन्वेस्टर इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर फॉर मी, दैट्स इट। बिल्कुल ललित जी, इमोशंस बहुत नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हम लोग ये हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने पैसे को मैनेज करने के लिए किसी ना किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लें, क्योंकि जब हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है तो हमारे इमोशंस कई बार वो ग्रीड और जो उसका फैक्टर होता है वो आने लगता है दिमाग के अंदर, और हम लोग इम्पल्स में कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, मोमेंटरी डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। अपने गोल को ध्यान में रखें, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, पहले इन्वेस्ट करें पैसा, उसके बाद खर्चे करें। नॉर्मली इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम लोग पहले खर्चा करते हैं, एक्स अमाउंट की कमाई है, पहले खर्चा करेंगे, एक्स माइनस वाई खर्चा हो गया, जो बचा वो इन्वेस्ट कर दिया या सेव कर दिया। होना उल्टा चाहिए कि हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या पैसा इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसके अंदर अपने एडजस्ट करने चाहिए खर्चों को प्रायोरिटी के हिसाब से। इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी चाहिए जैसा ललित जी ने बताया, बट नॉर्मली हम लोग यही सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही अपेक्षा करूंगा कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। अभिषेक जी के पास आते हैं। अभिषेक जी, पैसिव इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पैसिव इन्वेस्टमेंट का साइज बहुत बड़ा है और जो लोगों का मेन फोकस एरिया होता है इन्वेस्टमेंट का वो पैसिव की तरफ ज्यादा होता है रिलेटिवली एक्टिव के। अभी इंडिया में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, तो आप कैसा देखते हो इंडिया में इसका आने वाला फ्यूचर कैसा है और लोगों को इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? जरूर। जैसा कि मैंने ESG के बारे में बताया था कि मोर देन 40% ऑफ वर्ल्ड AUM इज इन ESG। ऐसा ही अगर आज पैसिव के लिए आंकड़ा देखें तो 50% से ज्यादा पैसिव के अंदर में आ चुका है। पैसिव इन्वेस्टिंग का जन्म हुआ था 1970 के दशक में। जॉन बोगल जो कि वैनगार्ड के फाउंडर थे, उन्होंने शुरू किया था इंडेक्स फंड्स के जरिए। और इंडिया क्या है कि एक लीपफ्रॉग नेशन है, मतलब वहां पे पैसिव के बाद फिर एक्टिव के बाद अब वापस पैसिव आ रहा है। हम लोग वो 3G 2G से सीधा 3G 3G से सीधा 4G जंप, मतलब 3G को जंप करके 4G में गए, अब 5G में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी क्या हुआ है कि स्ट्रेट अवे रादर देन लुकिंग एट इंडेक्स फंड्स, हमारा सीधा आउट परफॉर्मिंग करते हुए एक्टिव फंड्स की इंडस्ट्री बड़ी हो गई। पिछले 2015 के बाद से पिछले 6 साल के अंदर में ये जो पैसिव्स की इंडस्ट्री है बड़ी होनी शुरू हुई। 2015 में जब EPFO ने फ्लड गेट ओपन किया था, उस समय पैसिव्स का AUM मात्र 0.5% था पूरी MF इंडस्ट्री का, और आज पैसिव्स का AUM का शेयर लगभग 14-15% का हो गया सिर्फ 6 साल के अंदर में। मैं ऐसी आशा करता हूं, थोड़ा बायस रहेगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर में ये जो 16% का शेयर है 25% से ऊपर दिखेगा। पिछले 6 साल में ये इंडस्ट्री 64 या 65% के आसपास का ग्रोथ रेट लेकर आई है, जबकि ब्रॉडर इंडस्ट्री कुछ 14-15% पे ग्रो कर रही है। इसमें मार्केट एक्शन भी इंक्लूडेड है। उसके 2-3 रीजन हैं। पिछले 5 से 7 साल के अंदर में एक्टिव फंड्स को थोड़ा मुश्किल हुई है बेंचमार्क को बीट करना। तो अगर आप फंड मैनेजर्स का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछला दशक में लगभग सारे ही फंड मैनेजर्स ने बेंचमार्क को आराम से बीट किया है। ये दशक के अंदर में थोड़ा डिफिकल्टी होनी शुरू हुई है, और रिकैटेगराइजेशन के बाद से और थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि क्या डिफाइंड स्पेस है, नंबर ऑफ एनालिस्ट बहुत ज्यादा हैं, तो हर कंपनी के ऊपर में इतना रिसर्च अवेलेबल है कि मार्केट टाइमिंग से आप एक्सेस रिटर्न नहीं निकाल सकते।
तो बेंचमार्क में इन्वेस्ट करना, एक 2-3 रिपोर्ट्स हैं, क्रिसिल की है, स्पीवा की है, इन सब में अब रिपोर्ट्स के अंदर में दिख रहा है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट का जो अल्फा है वो बहुत घटता चला जा रहा है। तो एसेट एलोकेशन, जो कि द्विवेदी जी ने भी जो मैसेज दिया, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर को आज की डेट में अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट एक्टिवली कि भाई मैं कितना एक्सेस रिटर्न निकाल सकता हूं। आप सरलता से सिर्फ पैसिव्स की तरफ में ध्यान दीजिए। पैसिव इन्वेस्टिंग इज मोर लाइक इंडेक्स इन्वेस्टिंग, जो एनएससी ने, बीएससी ने जो इंडेक्स बना के दिए हुए हैं, फंड मैनेजर्स उसी को देख के पोर्टफोलियोज बिल्ड कर रहे हैं आज। तो आज आपके पास ईटीएफ्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ कुछ कैटेगरीज के अंदर में इनमें इन्वेस्ट करना आसान है। आपको रोज पोर्टफोलियो दिखता है एक्सचेंज के ऊपर में, आप ईटीएफ के जरिए, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो आप ईटीएफ के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप नॉर्मल इंडेक्स फंड के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सब के अंदर में सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जैसा कि एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मिलता है। ये भी एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ही है, सिर्फ एक उसकी एक नई कैटेगरी है। तो ऑलरेडी ये कैटेगरी अभी बड़ी होनी शुरू हो रही है। रिटेल के लिए इंडेक्स फंड्स आज भी सिर्फ 26-27 हजार करोड़ की कैटेगरी है, और इसमें से ज्यादातर AUM फाइनेंशियल एडवाइजर्स का ही है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स जान रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए आसान है, सिर्फ वहां पे पैसा लगा दिया, अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सीधा बस गोल के ऊपर में निशाना लगाएं। इन्वेस्टर का क्या गोल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, SIP के थ्रू आए या लमसम के थ्रू आए, आइदर विच वे आपको सिर्फ इंडेक्स खरीदना। दैट्स व्हाट पैसिव इन्वेस्टिंग इज अबाउट, एंड आई बिलीव इट हैज अ ग्लोरियस फ्यूचर है, ग्लोरियस फ्यूचर है। थैंक यू अभिषेक जी। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि पैसिव्स में क्या है कि आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, और वो फंड मैनेजर के अपनी इच्छा के अनुसार स्टॉक सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अंदर जो पहले से ही डिफाइंड इंडेक्स हैं उन्हीं के अंदर पैसा लगता है, तो वो क्लियरिटी ज्यादा रहती है उसके अंदर कि आपका पैसा किन कंपनीज में और उन्हीं कंपनीज में लगने वाला है, वो चेंज नहीं होता है नॉर्मली। तो अभी ये कैटेगरी बड़ी हो रही है, तो आप लोग भी, सभी लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के विचार कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा फिर द्विवेदी जी से है। द्विवेदी जी, रिस्क प्रोफाइलिंग और एसेट एलोकेशन का परसेंटेज उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए किसी का भी? सर, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना ही चाहिए, या हम लोगों को भी अपने क्लाइंट्स के लिए सोचना पड़ता है जब भी किसी नए क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली किसी भी व्यक्ति का या इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है हर एक का। किन्हीं भी हम दो व्यक्तियों को लेते हैं, X और Y को, तो दोनों का रिस्क प्रोफाइल एक सा नहीं हो सकता। हर एक की परिस्थितियां अलग होंगी, हर एक के गोल अलग अलग होंगे। तो हम कुछ बहुत ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं किसी भी रिस्क प्रोफाइल को निर्धारित करने से पहले, किसी भी क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए। जैसे उस क्लाइंट की एज क्या है, उनकी अर्निंग्स कैसी हैं, उनकी ऊपर लायबिलिटीज कितनी हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। तो वो सब चीजें होती हैं। ये सब चीजों के साथ को देखने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल क्या होगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता कि उसकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अगर क्षमता है तो वो क्या उसके अकॉर्डिंग वो रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, कस्टमर को हमें बताना पड़ता है। अब अगर हम अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं अपने किसी क्लाइंट का, बल्कि दो क्लाइंट्स का मैं एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक क्लाइंट की एज है, मेरे क्लाइंट की 30-35 इयर्स के बीच की एज होगी उनकी। उनके पास अच्छा अमाउंट पड़ा हुआ था, आइडल मतलब कि वो अमाउंट एफडीज में पड़ा हुआ था केवल, या फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में पड़ा हुआ था केवल। और वो परेशान थे कि भाई हमारा पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, हम क्या करें, कैसे करें, हम तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता लगता था कि भाई स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वो डर जाया करते थे। तो ऐसे ही एक क्लाइंट और भी थे जिनकी एज 65 ईयर के आसपास है, लेकिन उनका इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। उनका फिक्स्ड इनकम में ऑलमोस्ट निल इन्वेस्टमेंट है। वो मैक्सिमम पोर्शन उनका या तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है या म्यूचुअल फंड्स में है। तो दोनों ही कंडीशंस गलत है मेरे हिसाब से कि भाई अगर एज कम है आपकी, आपके पास फंड्स की सरप्लस है, अर्निंग सोर्स अच्छे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं हमें इक्विटी का सहारा लेना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए। और अगर हमारी एज ज्यादा है, रिटायरमेंट के बाद की हम एज देख रहे हैं, अगर लायबिलिटीज हमारी नजदीक आती चली जा रही है, जिन गोल्स के लिए हम आज तक पैसा इकट्ठा करते चले आए थे वो गोल बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कंजर्वेटिव अप्रोच को यूज करना चाहिए।
मतलब रिस्क हमें वहां पे कम करना चाहिए। तो हम इन सब चीजों को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल क्या हो। अब अगर हम कोई क्लाइंट बहुत ही एग्रेसिव क्लाइंट है तो हम उसके लिए ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 70-30 के रेशियो में हम उसके पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं, 70 फॉर इक्विटी, 30 फॉर फिक्स्ड इनकम और डेट। अगर कोई मॉडरेट रिस्क वाले क्लाइंट है तो हम उनके लिए 60-40 के रेशियो में जा सकते हैं, 60 to 40% हम उनके रिस्क के हिसाब से डाल सकते हैं इक्विटी की तरफ, और रिमेनिंग पैसा हम डेट में या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। या अगर कोई बहुत ही कंजर्वेटिव क्लाइंट है या बहुत ही ओल्ड एज में है या अपने गोल्स के नजदीक आ चुके हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इक्विटी का पोर्शन काफी कम रखना चाहिए, 0 to 30%, और रिमेनिंग पैसा हमें डेट में रखना चाहिए। ये सब चीजें भी हम करके चलते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि हमें क्लाइंट को का रिस्क प्रोफाइल किस तरह से डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, और रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एटलीस्ट हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो ज्यादातर लोगों का एफडी और पीपीएफ और ईपीएफ की तरफ ज्यादा रुझान होता है। तो मैं ये भी कहूंगा कि एटलीस्ट जो आप एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इनको भी एज ए एसेट कंसीडर करके फिर एसेट एलोकेशन की बात करें। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि मुश्किल से 10-15% होता है उनके टोटल पोर्टफोलियो का, उसका एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। बट जो बाकी का रियल एस्टेट और एफडीज और ईपीएफ में होता है उसको वो कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो अगेन जब आप एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एटलीस्ट आप एज ए होल जो आपका पूरा पैसा है उसको आप एसेट में डिवाइड करके और एसेट एलोकेशन वहां पे करेंगे, तभी आपको रियल सेंस में एसेट एलोकेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। ललित जी, डिजिटल फ्रॉड्स के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं और आजकल काफी कॉमन हो गए हैं, और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज करने से डरते हैं। उनके लिए आपका क्या एडवाइस? जी हाँ, ये एक बड़ी विडंबना है अभी कि एक साइड से हम प्रमोट करते हैं कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कीजिए और सेल्फ रिलायबल बन जाइए, और दूसरी साइड हम ऐसे इंस्टेंसेस भी बहुत देखते हैं जहाँ पे फ्रॉड्स वगैरह काफ़ी होते हैं लोगों के साथ। बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमें सावधान नहीं है तो आप डिजिटल के बिना भी आप अपना पैसा गंवा सकते हैं, आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। और डिजिटल फ्रॉड का एक एडवांटेज अगर मैं ये आपको बोलूं कि वो होता बहुत जल्दी है, बड़ा इजीली लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका एक एडवांटेज जिनके साथ हुआ, विक्टिम्स के साथ भी ये है कि आपको इमीडिएटली पता चलता है। और दूसरा, 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप आरबीआई और अपने रेस्पेक्टिव बैंक को अगर इन्फॉर्म कर देते हैं इमीडिएटली, तो आपको 80 to 90% पैसा आपको वापस भी मिल ही सकता है। तो ये इस तरीके के प्रोटेक्शन भी बहुत है आपको डिजिटल एस्पेक्ट्स में। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें ट्रेसेबल होता है, मेजॉरिटी ऑफ चीजें ट्रेस हो जाती हैं। और जो साइबर सिक्योरिटी सेल्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट पुलिस के डिपार्टमेंट्स ने साइबर सिक्योरिटी सेल्स बना दिए हैं, वहां पे आप इमीडिएटली ये वाले फ्रॉड्स इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप इसको प्रिवेंट कैसे करें, आप इसको अवॉइड कैसे करें कि आप इसका शिकार हुए ही ना। तो पहली चीज, जैसे कि हमने कई सारी चीजें आपको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं या जो भी आपके मीडियम्स हैं, जिसकी जो माध्यम के थ्रू आप अपने अकाउंट्स या ये डिजिटल फैसिलिटीज को एक्सेस करते हैं, वो उनको आप लॉक कीजिए। उनके जो पासवर्ड्स हैं आपको किसी को शेयर नहीं करने। पहली चीज तो आपको वो स्क्रीन ही लॉक करनी चाहिए। हर एक, मैं देखता हूँ कई लोगों के मोबाइल फोन्स में लॉक नहीं होते हैं, तो आप प्लीज इसकी आदत डालिए कि आपको लॉक डालना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जैसे हमने बोला कि आप किसी के साथ भी अपना ये आईडी पासवर्ड, कई बार मैं देखता था कि लोग एटीएम पिन्स भी शेयर कर लेते थे अपने ऑफिस एम्प्लॉयज या हेल्पर्स या ऑफिस बॉयज, किसी ना किसी के साथ आप अपना एटीएम पिन यूज कर लेते हैं, बिकॉज आउट ऑफ जो भी आप कह लीजिए आप नहीं जाना चाहते हैं, आप उसको अवेल नहीं करना चाहते हैं। बट इट इज ऑल्सो लाइक जब आप किसी को सेल्फ साइन चेक दे देते हैं तो वो बेयरर्स के लिए भी वो ब्लैंक चेक है, एक तरीके से वो उसको बना सकता है। तो डिजिटल फ्रॉड का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको सावधानी करनी है। डिजिटल एक आप ही की सुविधा के लिए चीज बनाई गई है, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि अगर फ्रॉड होना है तो वो आपके साथ मैनुअल में भी हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी फोर्स किया जा सकता है, आपके सिग्नेचर को भी फोर्स किया जा सकता है। तो डिजिटल में ये सारी चीजें आपको बचा लेती हैं। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर या बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं किया जा सकता, इंक्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, अनटिल अनलेस आपकी तरफ से कोई चूक हो तब तक डिजिटल फ्रॉड करना इतना इजी नहीं है किसी के लिए भी। आज की डेट में अगर हम देखें पूरी दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, और जिस तरीके से ब्लॉकचेन
आ रहा है मार्केट में, और जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा अभी तक उसका कोई तोड़ किसी ने पाया नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में इवॉल्व कर रही है, और मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स आने वाले समय में ब्लॉकचेन में काम करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन में काम करेंगे। तो जिसको तोड़ना अभी इतना इजी नहीं है। यस, क्योंकि इंसान ही डिजाइन कर रहा है और इंसान ही आगे उसको तोड़ेगा भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप चेंज के साथ चेंज नहीं होंगे तो आपको ऑब्सोलेट हो जाएंगे, आप निरस्त हो जाएंगे उस बेसिस पे। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप डिजिटल में ना जाएं या डिजिटल को ना अपनाएं, क्योंकि चेंज के साथ तो चेंज होना ही है। चेंज तो एक ओनली कांस्टेंट है। तो डोंट अवॉइड टेक्नोलॉजी, उसको प्रिवेंट कीजिए। ये थोड़ा बिवेयर रहिए, आपका पैसा है वो। बिल्कुल ललित जी, फ्रॉड्स पहले भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भविष्य में भी होते रहेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना सतर्क रहते हैं और कितनी प्रिकॉशंस के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा ललित जी ने, बदलाव एक ऐसा कांस्टेंट चीज है जिसके साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो शायद बहुत पीछे छूट जाएंगे। बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, हर चीज अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी पे आ रही है, पेपरलेस होते जा रही है। और ये इन्वायरमेंट जो ESG की बातें कर रहे थे, उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग जितना कम से कम पेपर का इस्तेमाल करेंगे और टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करेंगे, उतना हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। हम अभिषेक जी के पास आते हैं। अभिषेक सर, अभी आपने पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करी, पैसिव फंड्स के बारे में बात करी। जहां तक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्ञान है, नॉर्मली लोगों को होता है कि पैसिव में दो तरीके के फंड होते हैं, इंडेक्स होता है, ETF फंड्स होते हैं। इंडेक्स के बारे में जानकारी काफी लोगों को होती है, बट ETFs के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि ये ETFs किस तरीके से काम करते हैं, ये कैसे मैनेज किए जाते हैं, और ये इनके किस तरीके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे कोई इनमें ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ब्रिजेश, आपने सही कहा। ज्यादातर लोग, क्योंकि क्या है, हमारे को म्यूचुअल फंड की ही आदत है। अगर हम अपने ही इकोसिस्टम की बात करें, म्यूचुअल फंड एम्प्लॉयज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टर्स, ज्यादातर लोगों को इंडेक्स फंड का ही आदत भी होती है और उसी का आइडिया ज्यादा रहता है। ETF लेकिन ज्यादा जल्दी कैचअप हो रहा है, क्योंकि आसान है, स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरह से है। जैसे कि आप आज शेयर्स खरीदते हैं, IPO के अंदर में अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ETF इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट टर्म्स के अंदर में जैसे इंडेक्स फंड मैनेज होता है, वैसे ही ETF फंड मैनेज होता है। फंड मैनेजर का यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं होता, एक्सेप्ट लिक्विडिटी को मैनेज करना, और जो इंडेक्स को वो रेप्लिकेट कर रहे हैं हम ETF के अंदर में, वही इंडेक्स को उसी मात्रा के अंदर में स्टॉक्स खरीदना या बेचना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी ETF का, फॉर इंस्टेंस। तो निफ्टी ETF के अंदर में 50 स्टॉक खरीदने हैं। अगर लेट्स से रिलायंस 8.9% है, तो डेली फंड मैनेजर को या डीलर को यही देखना है कि उसका एंड ऑफ द डे रिलायंस 8.9% ही होना चाहिए। अगर अगले दिन मार्केट एक्शन की वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जाने की वजह से लेट्स से 9.1% हो जाता है या 8.7% हो जाता है, तो उसको भी सेम ही परसेंटेज मैनेज करना है। अगर कोई परचेज या रिडेम्पशन नहीं आता है फंड के अंदर में, ऑटोमेटिकली वो चीज मैनेज हो जाती है, क्योंकि वो तो इंडेक्स ही हमने खरीद रखा है। अगर नया पैसा आता है तो उसी मात्रा में, जैसे कि अंडरलाइंग इंडेक्स है, डेली बेसिस पे मिनट बाय मिनट वही फंड मैनेजर को करना है। अब ये इन्वेस्टर को लाभदायक क्यों है? क्योंकि जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में होता है, आपका 3 बजे का कट ऑफ होता है, आप परचेज रिडेम्पशन जो भी करते हैं, और 3:30 बजे जब बाजार बंद होता है, उस समय का भाव आपको एंड ऑफ द डे आपको ट्रांजैक्शन के लिए मिलता है। ETF के अंदर में आप दिन में जिस समय एंटर करते हैं या जिस समय एग्जिट करते हैं, आपको उतने बजे का भाव मिल जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में स्पेशली, और ये कोविड का जब क्रैश हुआ था, लॉकडाउन पहला अनाउंस हुआ था, हमने देखा दिन में मार्केट 2-2, 3-3% ऊपर नीचे चलता है। तो अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर में
टाइम कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए ETF भी वैसा ही काम करता है। तो जैसे कि ये रादर देन बाइंग अ सिंगल स्टॉक, वो पूरा 50 स्टॉक का निफ्टी एक बार में 12 बजे का खरीदा और 1 बजे का बेच दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहुत सहूलियत है, आसान है। डीमैट अकाउंट के अंदर में आपके यूनिट्स क्रेडिट हो जाते हैं जब आप खरीदते हैं, और जब आप बेचते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट से आप हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और हम आपके यूनिट्स बेच देते हैं। आप सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहते हैं तो इनफैक्ट ज्यादातर ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट में ही होते हैं। जैसे आप एक स्टॉक खरीदते या बेचते हैं, वैसे ही ETF भी खरीदते या बेच सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेके बैठ जाइए, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इंडेक्स में स्टॉक्स बदलते हैं, यहां पे भी स्टॉक्स बदल जाते हैं। ETF या इंडेक्स कलेक्टिव विजडम ऑफ मार्केट पे ऑपरेट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही। 8 साल 2009-10 के बाद अगर आप देखें तो 2017 तक, 2009 से लेकर 2017 तक रिलायंस का स्टॉक हार्डली मूव किया है, वही 800-900 रुपए की रेंज में। लेकिन 2017 से 2021 तक के अंदर में, 2020 तक के अंदर में ये स्टॉक आपका लगभग 3 गुना तक चला गया था। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द स्टॉक मार्केट। इंडेक्स का 14% पहुंच गया था। अगर आप एक इंडेक्स फंड इन्वेस्टर थे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको 14% रिलायंस मिल गया। लेकिन अगर आप एक आम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं तो आपके पास, यू आर डिपेंडेंट ऑन द फंड मैनेजर कि वो आइडेंटिफाई करता और इतनी मात्रा के अंदर में रिलायंस खरीद पाता। अगेन, क्योंकि ये इंडेक्स है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको टॉप परफॉर्मर मिल गया। ऐसे ही जब रीबैलेंसिंग होती है इंडेक्स की साल में 2 बार, जो नॉन परफॉर्मर्स होते हैं वो इंडेक्स से आउट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो से भी निकल जाएंगे। कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, खुद बेचना नहीं है। यू आर नॉट इवन वरीड कि फंड मैनेजर ने खरीदा या नहीं बेचा। आपका जो इंडेक्स के अंदर में स्टॉक है वही आपको यहां पे मिलेगा। हर रोज मिनट बाय मिनट आपको मालूम है कि आपका कितना पैसा बना या कितना पैसा गया। थैंक यू अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज शायद बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ETF आखिर ETF क्या अलग क्या चीज है ऐसी, क्योंकि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में हम लोग ETF की बातें नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करने का या पैसिव फंड्स में पार्टिसिपेट करने का, जहाँ पे आप अपने डीमैट के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू जाकर के इजीली बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। हम द्विवेदी जी के पास आते हैं। SIP आज की तारीख में एक बहुत जाना माना, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर नाम हो चुका है तो कि कई बार वॉक इन इन्वेस्टर्स आते हैं हम लोग के ऑफिस में और वो बोलते हैं कि हमको SIP लेनी है। कौन से फंड में लेनी, बोले नहीं मुझे SIP लेनी है। अकॉर्डिंग टू देम SIP ही अपने आप में कोई एक फंड है। तो देवल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि SIP जो है वो किस तरीके के फंड्स में आप रिकमेंड करते हैं? क्या ETFs में भी SIP रिकमेंड करते हैं या कर सकते हैं? हाँ ब्रजेश जी, अगर हम बात करें ETF की तो आने वाले समय में मुझे भी लगता है कि पैसे फंड्स की तरफ काफी ज्यादा झुकाव रहेगा सब लोगों का, जैसा अभिषेक जी ने भी बहुत अच्छे से एलोबरेट किया और बताया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ETF को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि डीमैट अकाउंट उनको रखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में डीमैट अकाउंट की इंपॉर्टेंस भी बहुत बढ़ चुकी है। और ETF तो आते ही डीमैट अकाउंट में, ETF में अगर किसी को परचेज करना है, सेल करना है, ट्रेड करना है तो कहीं के डीमैट अकाउंट के थ्रू ही करना है। तो और अगर ETF की बात करते हैं, ETF माने इक्विटी हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं तो ETF में जो भी पैसा लगा रहे हैं वो इक्विटी में जा रहा है अल्टीमेटली, और इक्विटी वॉलेटाइल होता ही है। तो हम SIP सजेस्ट करते हैं ETF की तरफ कि अगर आपको ETF में या किसी भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आपको SIP से बेस्ट रूट तो कोई भी नहीं, तो वो हम करते हैं यहाँ पर। बाकी जनरली अगर हम बात करते हैं तो हम मार्केट को देखते हुए SIP करने की बात करते हैं, जैसे या इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखते हुए बात करते हैं। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो हम असेट एलोकेटर कैटेगरी को भी काफी प्रमोट कर रहे हैं SIP की अगर हम बात करते हैं। बट ETF इज वन ऑफ द गुड वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी आपको मिल जाती है, लो कॉस्ट है। अगर बात करें तो लाइव NAV मिल जाती है। इवन आदमी अगर हम ट्रेडर है तो वो इंट्राडे भी कर लेता है आज की डेट में, उसमें कहीं ना कहीं वो सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं SIP इज द बेस्ट रूट टू इन्वेस्ट इन
all the equity funds. डेफिनेटली आई एग्री। एसआईपी से बेहतर कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है अगर आपको म्यूचुअल फंड वो भले ही पैसिव में करना हो या एक्टिव फंड्स में करना हो, क्योंकि एसआईपी के थ्रू ही हम कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं और कन्वीनियंट तरीके से स्मॉल अमाउंट अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिजेश जी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग ये सेशन होता जा रहा है एंड सो मच इनटू इट व्हिच वी आर गेटिंग, बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। मेरा पेन पेपर कॉपी रेडी है, मैं सारे पॉइंट्स नोट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं तो एक एक्टिव और एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ मेरा जो झुकाव है वो बहुत क्लियर हो चुका है, और इस उम्मीद के साथ कि हमारी ऑडियंस को भी बेहतर समझ मिल रही है। ऑडियंस की तरफ से बहुत सारे सवाल हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली मिलते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सवालों का थोड़ा जवाब दें और ऑडियंस को थोड़ा सा आप अपने सवालों से, आंसर से एनलाइटन करें। पहला जो हमारा सवाल है, मैं ललित जी से ही पूछना चाहूंगी। संदीप सिंह का सवाल है, ललित जी वो पूछ रहे हैं धोखाधड़ी से कैसे बचना चाहिए, और ये एक गंभीर विषय है। क्योंकि एक गंभीर विषय है तो आप, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी ढेर सारा हमारा इसके ऊपर विचार, डिस्कशंस काफी कुछ हो चुका है, हमारी काफी चर्चा हो चुकी है इसके लिए। तो मुझे लगता है अगर आप संक्षिप्त पे ने ललित जी इसका जवाब दे दें तो लाभान्वित रहेगा। बिल्कुल संक्षिप्त में ही मैं जवाब दूंगा संदीप जी। पहली बात ये कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई भी मिस्टर कुमार की तरह आपको बताए कि इसने और उसने, उसके जानकार ने, उसके दोस्त ने, उसके पति ने, उसके चाचा ने बहुत पैसे कमाए इसमें इन्वेस्ट करके, कोई भी उस बात पे ध्यान नहीं देना। आपको सोचकर समझकर इन्वेस्ट करना है। कोई भी आपको बोले कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, इतने छोटे समय में दुगना हो जाएगा, या आपको मार्केट से बहुत ज्यादा रिटर्न की वो बात करे, तो आप समझ लीजिए कि वो रिटर्न बना के कहाँ से देगा। तो आप कहीं पे भी कुछ भी आप ये ध्यान में रखिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको शॉर्टकट बेच रहा है मार्केट में आपको, तो आप समझ लीजिए आपको बिल्कुल जागृत हो जाना है, आपको बिल्कुल होशियार हो जाना है। उस समय में उसकी बातों में आना नहीं है। कोई भी ऐसी चीज में पैसे नहीं लगाने हैं जहां पे आपके पास कोई कंप्लेंट करने के लिए बॉडी भी नहीं है कि आप जाके वहां कंप्लेंट कर सकें कि हाँ भाई इसने ऐसे ऐसे किया। तो ऐसी चीजों में पैसे नहीं लगाने हैं, शॉर्टकट में नहीं जाना है, कोई मिस्टर कुमार की बहकावे में नहीं आना है, और अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें, और आंख नाक कान खुली रखनी है। अच्छा, इसी बात पे ब्रिजेश जी अगला सवाल आपसे तन्नीप कौर पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और टैक्सेशन कैसे रहेगी? बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हम लोग समय वैसे भी ओवर टाइम हो चुका है जी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई समय नहीं होता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को समय देने की जरूरत होती है। तो आपका कोई टाइम, आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए। सिर्फ आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उसे समय दीजिए। आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उससे फायदा मिलेगा। दूसरा रहा टैक्सेशन की बात, तो इक्विटी के अंदर क्या होता है कि अगर आप 1 साल से कम समय में अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 15% का कैपिटल गेन आता है टैक्स। अगर आप 1 साल के बाद उस पैसे को विड्रॉ करते हैं तो 1 लाख तक का आपका कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है, और उसके बाद जो कैपिटल गेन होता है उस पर 10% का टैक्स आता है। डेट के केस में 1 साल के अंदर का पैसा जो होता है, जो पहले आप विड्रॉ करते हो, तो जो भी कैपिटल गेन होता है वो आपकी इनकम में ऐड होता है, और 1 साल के ऊपर का जो भी कैपिटल गेन होता है वो इंडेक्सेशन के बाद आपको 20% का टैक्स देना होता है, और विदाउट इंडेक्सेशन 10% का टैक्स देना होता है। तो ये टैक्सेशन है जी। अभिषेक जी, विनीत ठाकुर हमसे पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स और ETF स्मार्ट तरीका क्यों है इन्वेस्ट करने के लिए? जरूर। तो ETF देखिए स्मार्ट तरीका इसलिए है कि म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो होता है टिपिकली आपका 1.5 से 2% के आसपास का तो नॉर्मली रहता ही है, जबकि आपको बेंचमार्क जैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। आपको बहुत सस्ते में 5 बेसिस पॉइंट से लेके 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास में मिलता है। तो आपका वहां पे एक्सपेंस रेशो में बहुत सेविंग होता है, 1 से 1.25% तक का सेविंग हो सकता है। दूसरा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर में आप एंटर एग्जिट और मार्केट टाइमिंग का भी फायदा ले सकते हैं। तो आप दिन का अगर आपकी स्ट्रेटेजी अगर आप कर सकते हैं, DIY इन्वेस्टर अगर आप हैं, आप मार्केट के अंदर में डे इन डे आउट कर सकते हैं, तो आपको वो वाला फायदा भी मिलता है। बेहतरी वैसे इसी में है कि जैसे द्विवेदी जी हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएटेड हैं,
इस तरह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, उनको एडवाइस के लिए आप रेम्यूनरेट करिए। के हिसाब से ETF के अलावा इंडेक्स फंड्स जो भी हैं उसको भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप SIP भी कर सकते हैं, आप लमसम भी कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिट रहेगा। विनीत ठाकुर जी, आप अगर मौजूद हैं, आई एम श्योर इतना हमारा ऑडियंस बेस इस वक्त हमें देख रहा है तो आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। देवल जी, आपसे अगला सवाल है, वो दो सवाल मैं एक साथ क्लब कर रही हूँ। परमजीत कौर पूछ रही हैं कि स्थायी निवेश एक अच्छा रास्ता है, और नेहा ठाकुर कह रही हैं कि कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इन दोनों सवालों को क्लब करके, क्योंकि समय का हमारे पास थोड़ा क्रंच है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। उन्होंने पूछा कि कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक ब्रॉडर दो कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। उनमें भी सब कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं। क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट देखते हुए या उनके इन्वेस्टमेंट का होराइजन देखते हुए हमें उनकी सब कैटेगरीज को चूज करना पड़ता है। अगर इक्विटी की सब कैटेगरीज की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और काफी सारे और भी तरह की कैटेगरीज आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम बात करते हैं डेट फंड्स में तो वहाँ भी काफी सारी कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट के होराइजन को देखते हुए। अगर क्लाइंट अपने पैसे को 15 दिन से लेके 3 साल 5 साल भी रखना चाहता है तो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। एक तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड कैटेगरी, जो इक्विटी और डेट का मिक्स होती है। और एक और नई कैटेगरी जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, जिसके लिए हम लोग सेशन में काफी हम लोगों ने बातें भी करी है, एसेट एलोकेटर कैटेगरी, जो इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज का मिक्स होता है। और कई फंड हाउसेस ने आज की डेट में उसमें गोल्ड का भी पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग उसकी तरफ भी जा सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिएगा एक बार। हमसे पूछ रही हैं परमजीत कौर, स्थायी निवेश एक अच्छा रास्ता है, मतलब क्या स्थायी निवेश एक अच्छा रास्ता है? हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं स्थायी निवेश एक बहुत अच्छा रास्ता है। कहीं ना कहीं अपने रिस्क को कम करते हुए, जोखिम को कम करते हुए अगर हम जाते हैं और हमें सस्टेनेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं तो उससे अच्छा आज की डेट में कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर मैं 3 साल या 5 साल के होराइजन की बात करूं तो कोई इन्वेस्टर अगर कोई भी लार्ज कैप फंड में पैसे लगाते हैं तो वहां उनको ऑन एन एवरेज, अगर मैं आज की डेट में मुझे कुछ याद आता है तो वो करीब 13.5% का CAGR मिलता है। जबकि अगर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो उनको करीब अप्रोक्सीमेट 11.5 का CAGR मिलता है। तो 1 से 2% के रिटर्न में अगर डिफरेंस आता है अपने रिस्क को कम करते हुए, बहुत कम करते हुए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है। जी जी। आखिरी सवाल रहेगा ललित जी आपसे। शक्ति कुमार सिंह का कहना है कि अपनी सेविंग्स और खर्चों के तरीकों को म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे विविध बना सकते हैं? सेविंग्स और खर्चों को अगर सीधा सा रूल है, जैसे म्यूचुअल, जैसे आपके जो पैसे का जो रिक्वायरमेंट है, मुझे पता होता है कि मेरे पास आज इतने पैसे हैं तो उसमें से मैं कितने अगले 15 दिन में यूज करूंगा, कितने अगले 6 महीने में यूज करूंगा, कितने अगले 3 साल में यूज करूंगा, कितने अगले 10 साल में यूज करूंगा। म्यूचुअल फंड हर एक ड्यूरेशन के हिसाब से आपको पैसे लगाने की प्रदान करता है, जो चॉइस है। तो आप 15 दिन के बाद पैसा लगाना चाहते हैं, 15 दिन के पैसे मार्केट उसमें म्यूचुअल फंड में लगाइए, उसके बाद उसको यूज कर लीजिए। अगर आपका कुछ गोल है 1 साल के बाद ही आपको कुछ पैसे की जरूरत है और आप धीरे धीरे पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के उसी तरीके के डेट फंड में या लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड, बहुत सारी वेराइटी होती है म्यूचुअल फंड में। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए जो आपका पैसा है वो कितनी देर के बाद आपको यूज करना है जी। और उतनी देर के लिए आप जो भी म्यूचुअल फंड, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड जो स्कीम है वो एक ड्यूरेशन के हिसाब से बनाई जाती है। डेट फंड हो चाहे इक्विटी, अगर जो भी चीज अगर 5 साल के बाद है तो आपको इक्विटी में जाना है, कोई भी चीज उससे नीचे है तो आपको डेट कैटेगरी करनी है, कोई भी चीज 1 साल से नीचे है तो उसका अलग कैटेगरी है। तो अपने दिमाग में सिर्फ इतना रख लीजिए कि जो आपकी जरूरतें हैं वो कब करनी है, तो वो आपके खर्चे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खर्चा कब करना है और उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में एलोकेट करना है। जी। और अब इस वेबिनार को समाप्त करते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पैनलिस्ट श्री ललित शर्मा जी, श्री ब्रिजेश गिरी जी, श्री अभिषेक सिंघल जी और श्री देवल द्विवेदी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और दैनिक जागरण, जिनके कोलैबोरेशन से आज हम इस वेबिनार को मुमकिन कर पाए हैं, आपका आभार। और अलीगढ़ और झांसी से हमारे ऑडियंस में हिस्सा लेने के लिए हमारे दर्शक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि ये वेबिनार एक ऑनलाइन निवेशक शिक्षा के रूप में सफल रहा उन सभी पहलुओं पर इंसाइट्स देने में जो कि एक निवेशक या इन्वेस्टमेंट से जुड़े इनहिबिशंस या डाउट्स एक निवेशक के मन में होते हैं, और उन्हें दूर करने में और आपके लिए इन्वेस्टमेंट कितना बेहतर विकल्प है इस पर प्रकाश डालने में।
तमाम पहलुओं पर एजुकेट करने की इस पहल में ये वेबिनार कारगर रहा। इसी के साथ आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।